हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी मंत्रालय संस्कार पे। आज पहली और आखिरी बार होगा जब आप बुद्धिज्म पढ़ेंगे। इसके बाद न कभी बुद्धिज्म छूने की जरूरत पड़ेगी, न कभी बुद्धिज्म पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक एक फैक्ट, एक एक कॉन्सेप्ट, हर एक एक चीज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहना है। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजियस ऑर्डर क्या होता है, समझेंगे थोड़ा। हम लोग अभी बात कर रहे थे महाजनपद एरा के बारे में। प्रीवियस क्लास जो था आप जाके दे सकते हैं प्लेलिस्ट में, महाजनपद के बारे में बात कर रहे थे। उसी महाजनपद के एरा के समय ही दो चीजें हमें और नजर आती हैं। दो चीजों का और जो है वो डेवलपमेंट होता है, नए रिलीजियस ऑर्डर का डेवलपमेंट होता है। जिसमें से एक जो होता है वो होता है बुद्धिज्म, और एक जो होता है वो होता है जैनिज्म। हालांकि इनके अलावा भी था, एक अजीविका भी था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में। किसके बारे में? बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैनिज्म हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब ये जो बुद्धिज्म या जैनिज्म या और भी रिलीजन का जो नया ऑर्डर जो ग्रोथ हुआ, उसके क्या क्या रीजन थे, सबसे पहले हम लोग वो समझेंगे। फिर हम लोग आएंगे बुद्धिज्म क्या होते हैं, बुद्धिज्म की शुरुआत कैसे हुई, गौतम बुद्ध की कहानी क्या थी, फिलोसफी क्या कहती है, फिर काउंसिल क्या क्या हुए, कौन काउंसिल हुए, कहाँ पे हुए, सब सब एकदम याद करा दूंगा दोस्तों। याद जिसको बोलते हैं ना, इसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करा दूंगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो नया रिलीजियस ऑर्डर आया, जैसे बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, या ये उसको आने का क्या रीजन था। तो पहला रीजन तो ये समझिए कि उस समय सोसाइटी में वो वेद वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, वैदिक पीरियड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, ठीक है। और वो धीरे धीरे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चलता जाता है, जिसमें ब्राह्मण जो है सुप्रीम हो जाते हैं। ब्राह्मण सबसे ज्यादा पावर जो है अपने हाथ में कौन कंसोलिडेट कर लेते हैं? ब्राह्मण कर लेते हैं। अब ये बात क्षत्रियों को जो है वो अच्छी नहीं लगती है कि भैया सब पावर अगर ब्राह्मण ही रख लेंगे तो हम लोग क्या रखेंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध हो या फिर जैनिज्म में वर्धमान महावीर हो, दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? क्षत्रिय से। कहाँ से? क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग कर रहे थे। तो सबसे बड़ा बात क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्षत्रिय वर्ण रहेंगे इनका सपोर्ट इनको मिल जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय वर्ण का क्या मिल जाएगा? इनको सपोर्ट मिल जाएगा। जब ये क्षत्रिय वर्ण का इनको सपोर्ट मिलेगा तो ये क्षत्रिय वर्ण के सपोर्ट की वजह से आगे जो है चीजें आसान हो जाएंगी। पहला चीज तो ये कि क्षत्रिय वर्ण क्या करेंगे? इनको सपोर्ट करेगा, सबसे जरूरी बात। दूसरा क्या होगा कि देखिए बुद्धिज्म या जैनिज्म, देखिए उस समय क्या हो रहा था, एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा था। और एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ हो रहा है तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होने में सबसे ज्यादा हमें किसकी जरूरत है उस समय? अब भैया उस समय तो नहीं हमारे पास ट्रैक्टर आ गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, नहीं आ गया। उस समय हमें जरूरत पड़ रही किसकी? बैल की। बैलगाड़ी बनाना किसकी जरूरत पड़ रही है? बैल की। लेकिन ये लोग वैदिक पीरियड में क्या हो रहा था, ब्राह्मण लोग क्या कर रहे थे, अलग अलग सेक्रीफाइस हम लोग पढ़े हुए थे, आहुति पढ़े हुए थे, उसमें जानवरों का बलिदान दे देते थे, एनिमल सेक्रीफाइस कर देते थे। तो इससे किसानों को बड़ा लॉस हो जाता था। किसान जो है बोलते थे अरे यार, सब जब किसान, जब सब जानवर हम लोग आहुति में ही दे देंगे, सेक्रीफाइस ही करवा देंगे हर एनिमल का, तो हम लोग खेती कैसे करेंगे? तो यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म में क्या कहा, बुद्धिज्म जैनिज्म में ये कहा भैया नॉन वायलेंस। क्या कहा इन्होंने? नॉन वायलेंस का। और कहा कि कोई भी वायलेंस नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई सेक्रीफाइस जो है वो नहीं होगा। इन्होंने बेसिकली क्या कहा, सेक्रीफाइस के खिलाफ जो है वो आवाज उठाई, कही भैया कोई भी सेक्रीफाइस जो है वो नहीं होगा। उसकी वजह से क्या हुआ भैया, इनके एनिमल जो थे, इनके समय में बुद्धिज्म जो फॉलो करने वाले, जैनिज्म जो फॉलो करने वाले थे, वो एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिए। अब जब एनिमल सेक्रीफाइस पूरी तरीके से बैन हो गया तो उन एनिमल का यूज किया गया किसमें? एग्रीकल्चर में। किसमें यूज किया गया? एग्रीकल्चर में यूज किया गया। बहुत बढ़िया। तीसरी बात, इनको एक बहुत बड़ा ग्रुप का सपोर्ट मिला, जो थे मर्चेंट्स। क्या थे? मर्चेंट्स। जो भी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे, इनका बहुत बढ़िया इनको सपोर्ट देखने को मिला। इनका सपोर्ट कैसे देखने को मिला ये समझिए थोड़ा। कि देखिए कोई भी मर्चेंट है, कोई व्यापारी है, वो हमेशा ये चाहता है वो वहीं पे अपना बिजनेस लगाएगा। मान लीजिए आप सोचिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आप व्यापारी हैं, आपको कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो आप जाहिर सी बात है कि आप अपना बिजनेस वहां सेटअप करेंगे जिस स्टेट में, जिस राज्य में ज्यादा पीस है। ज्यादा क्या है? पीस है, शांति से लोग रहते हैं, लड़ाई झगड़ा मार पिटाई नहीं। तो सेम बुद्धिज्म जैनिज्म भी क्या फॉलो कर रहा था? पीस फॉलो कर रहा था। उनका कहना था भैया वॉयलेंस मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, पीस के रास्ते से चलो। किस रास्ते से? पीस के रास्ते से। और ये पीस के रास्ते की वजह से भैया, अगर पीस रहेगी तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को पता है कि अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में पीस रहेगी तो वहीं पे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर किसी राज्य में पीस रहेगी ही नहीं, शांति रहेगी नहीं, तो क्या तुम वहां पे अपना ट्रेड बिजनेस लगाओगे, व्यापार लगाओगे? नहीं लगाओगे ना। जिस कंट्री में ज्यादा शांति है वहीं पे लगाओगे। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होता है, क्योंकि यहाँ पे बुद्धिज्म जैनिज्म पीस की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का जो सपोर्ट है वो भी इनको मिल जाता है।
चौथा रीजन क्या था सर? चौथा रीजन ये था कि ये जो भी नया रिलीजियस ऑर्डर था, ये आपको पता है वेद की जो भी लैंग्वेज थी वो कौन सी लैंग्वेज थी? संस्कृत लैंग्वेज थी। और उस समय जो कॉमन मैन हुआ करते थे, जो लो मैन होते थे, जो सब्जेक्ट होती थी, उनकी जो लैंग्वेज थी वो पाली और प्राकृत थी, पाली और प्राकृत थी। तो यहाँ पे इस नए रिलीजियस ऑर्डर में इन्होंने ये किया, बुद्धिज्म और जैनिज्म में, कि इन्होंने पाली और प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया। लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों को समझाने के लिए पाली और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया। और जो, क्योंकि भैया प्राकृत, पाली और प्राकृत भाषा कैसी भाषा थी? लोकल लोगों की भाषा थी। तो इससे लोग क्या हो पाए और अपने आप को कनेक्ट कर पाए, चीजों को और वो आसानी से समझ पाए। तो चार कारण हो गया। क्षत्रिय क्लेन से पहले सपोर्ट इनको मिल गया, सेक्रीफाइस उन्होंने बैन किया, एग्रीकल्चर से सपोर्ट मिला, मर्चेंट एंड ट्रेडर से मिला, पाली और प्राकृत से पूरे इन्होंने सब्जेक्ट को कनेक्ट कर लिया। पांचवा रीजन आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पांचवा रीजन में इन्होंने क्या किया, अपने संघ में, अपने ग्रुप में सबको शामिल किया। हालांकि शुरुआत में वुमेन को इन्होंने शामिल नहीं किया था अपने संघ में, बाद में आनंद के कहने पे, जो लॉर्ड बुद्धा के, गौतम बुद्ध के क्या है, डिसिपल थे, बहुत ही फेमस डिसिपल थे आनंद, आनंद के कहने पे वुमेन को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। और गौतमी जो इनकी माता थी, केयर टेकर मदर जो थी, वही सबसे बड़ी भिक्षुणी, सबसे पहली जो है भिक्षुणी वो बनती हैं। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, साथ में शूद्रास का पार्टिसिपेशन हुआ, तो शूद्रास एंड वुमेन का पार्टिसिपेशन हुआ, तो इनका सपोर्ट भी इनको मिल गया। और इन सब सपोर्ट के कारण से ही क्या हुआ, एक नए रिलीजियस ऑर्डर का जन्म हुआ, ओरिजिन होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपने, यहाँ पे वो दिया हुआ है, एक देखिए, एक में मैं समझाऊंगा, फिर दूसरे में कंटेंट रहेगा, वो आप नोट्स आपको मिल जाएगा तो आप पढ़ लेंगे। नोट्स कहाँ मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल ये रहता है सर, पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। वीडियो के एंड में बता दूंगा पीडीएफ कहाँ बना है, वीडियो के एंड तक वीडियो देखोगे। नोट्स की मैं बता रहा हूँ ना, नोट्स की जरूरत अगर पड़ गई वीडियो देखने के बाद, तो मेरा यहाँ पे पढ़ाना बेकार है। सीधी सी बात, मेरा पढ़ाने का मतलब ये है कि आपको नोट्स देखने की जरूरत ना पड़े, सीधी सी बात। तो क्षत्रिय जो थे, रिएक्शन होता है अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ ब्राह्मण्स की, भैया लगातार जो सोसाइटी में कौन रहते हैं, डोमिनेट करते हैं, ब्राह्मण्स करते हैं, तो उनको अगेंस्ट में, उनके रिएक्शन में क्षत्रिय जो है ये रिएक्शन था। और इसीलिए आप देखेंगे चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे वर्धमान महावीर हो, दोनों ही कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? क्षत्रिय क्लीन से बिलोंग कर रहे थे। नया एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रहा था, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री की डिमांड हो रही थी, और ये लोग क्या कर रहे थे, लगातार एनिमल सेक्रीफाइसेस किया करते थे। तो इसीलिए भी इनको सपोर्ट मिला। साथ में पैट्रोनाइजिंग ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, वाई वैसे आज जो मर्चेंट्स ग्रुप थे वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये बात करते हैं भैया सिंपल लाइफ हो, पीस हो, नॉन वायलेंस हो, ये सब जो मैंने आपको बताया। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, बुद्धिज्म की तरफ, कि बुद्धिज्म की शुरुआत करने वाले कौन थे, कहाँ से चीजें शुरुआत हुई, कहाँ से चीजें वो चली, ये सब पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो एक जगह था जिसको बोलते हैं लुम्बिनी, क्या बोलते हैं? लुम्बिनी बोलते हैं। आज कहाँ पे है सर? आज ये नेपाल में आपको देखने को मिलेगा, उस समय कौसाला डायनेस्टी में था। इस लुम्बिनी में एक क्लेन था जिसको बोलते थे शाक्य क्लेन, क्या बोलते थे? शाक्य क्लेन बोला करते थे। इसी शाक्य क्लेन के एक जो थे चीफ थे, जिनका नाम था सुदोदन, क्या नाम था? सुदोदन, सुदोदन नाम था। और इन्हीं सुदोदन के बेटे थे जिनका नाम था सिद्धार्थ, क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और इनकी जो वाइफ थी, सुदोदन की जो वाइफ थी, उनका नाम था महामाया, क्या नाम था? महामाया। समझते रहिएगा। तो लुम्बिनी जो नेपाल में था, ठीक है, उसमें एक क्लेन हुआ हुआ करता था, शाक्य क्लेन। उसके एक राजा थे सुदोदन, और उनकी वाइफ थी महामाया, ठीक है। और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा सिद्धार्थ, क्या नाम रखा? सिद्धार्थ रखा। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तब जो है बहुत बड़े बड़े जो ज्योतिष लोग थे, एस्ट्रोलॉजिकल लोग थे, वो सब लोग आए, पंडित जी लोग बड़े बड़े सब लोग आए। सब लोग देखे कि सिद्धार्थ के बॉडी पे 32 मार्क्स उनको देखने को मिले, 32 मार्क जो है उनको देखने को मिले। तब वो बताया, उसी समय वो बता दिए थे कि सिद्धार्थ जो है या तो पूरे दुनिया को जीतने वाले बनेंगे, या फिर ये दुनिया को छोड़ देंगे। ये जो वर्ल्डली लाइफ है, जो ये माया वाला जीवन है, या तो उसको छोड़ ही देंगे, संत महात्मा बन जाएंगे, या फिर पूरे दुनिया पे विजय हासिल कर लेंगे, पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो पहले ये बता दिया गया, सिद्धार्थ के जन्म के समय ही ये बात बता दी गई थी। तो जो सुदोधन राजा थे ये बड़ा चिंतित हो गए, कहे अरे यार, एक ही बेटा है, वो भी अगर छोड़ के चला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो ये क्या किए, ये सपोर्ट में थे कि इनको जो है किसी भी तरीके से, किसी भी दुख तकलीफ को न दिखाया जाए। इनको हर एक चीज से आइसोलेटेड रखा गया। सिद्धार्थ को हर एक चीज से क्या रखा गया? आइसोलेटेड रखा गया, अलग रखा गया। कहीं भी ये आते थे, कहीं भी जाते थे, तो वहां से जितनी भी निगेटिव चीजें होती थी, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, जितनी भी नेगेटिव चीजें होती थी सब हटा दिया जाता था। सब क्या होता था? हटा दिया जाता था। आइसोलेटेड इनको रखा गया एकदम हमेशा से, कि भैया एकदम आइसोलेटेड रहेंगे। एकदम सिर्फ अच्छा अच्छा चीजें दिखाई गई कि वो जो है मोह माया छोड़ने की बात
ना करें। तो एकदम अच्छी अच्छी चीजें दिखाई गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है राहुला। क्या नाम होता है? राहुला नाम होता है, राहुल भी बोल सकते हैं। राहुला आपको देखने को मिलेगा, राहुल वही राहुल राहुला जो भी। तो इनका जो है, इनके बेटे भी होते हैं, राहुल नाम होता है उनका यशोधरा के साथ। ठीक है। 29 साल की जब इनकी एज होती है तो ये कहते हैं, अरे यार, अपने जो इनके वो रहते हैं, चैरियट रहते हैं, जो घुड़सवार, जो घोड़ा इनका रहता है, उसको चलाने वाले जो रहते हैं, उनसे वो कहते हैं कि भैया क्या किया जाए, हम लोग जो है कि 29 साल के जब ये रहते हैं तो ये कहते हैं आओ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, आओ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, देखा जाए बाहर का क्या माहौल है। अब जाते हैं उनके साथ घूमने। जब बाहर घूमने जाते हैं तो चार चीज बुद्ध जो है वो, अभी बुद्ध नहीं बने, अभी सिद्धार्थ बने, तो सिद्धार्थ जो है चार चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्या चार चीज ऑब्जर्व करते हैं? पहला ये ऑब्जर्व करते हैं, सिख व्यक्ति, कि एक जो है वो क्या है, बीमार आदमी है। सिख मैन ऑब्जर्व करते हैं और कहते हैं अरे, ये आदमी तो बीमार है। ये भी होता है क्या जीवन में, बीमार भी पड़ते हैं? क्योंकि बुद्ध, सिद्धार्थ जो थे वो कभी बीमार आदमी नहीं देखे थे, तो बीमार आदमी देखे, कहे अरे यार, बीमार लोग भी होते हैं, क्या बात है। तो उनसे वो प्रभावित, बड़ा दुखी हुए, नाराज हुए कि अरे यार बताओ, जीवन में ये भी होता है, लोग बीमार भी होते हैं। सिख मैन मिले। दूसरे नंबर पे इनको कौन मिला? दूसरे नंबर पे ओल्ड मैन इनको मिला। एक जो है एकदम बुजुर्ग आदमी मिला, क्योंकि इनको कभी पता नहीं था, उनको ये आइडिया था ही नहीं सिद्धार्थ को। तो एक ओल्ड मैन मिले, तो फिर उन्होंने बताया, पूछा अपने उससे, जो उनका था रथ चलाने वाला, कि भैया ये क्या है? तो बताया कि ये ओल्ड मैन है, जीवन का सत्य है, आदमी बूढ़ा होता है, पैदा हुआ है तो बीमार होगा, फिर बूढ़ा होगा। फिर एक लास्ट में उन्होंने डेड बॉडी देखी, मृत शरीर देखा। मृत शरीर देखे, फिर वो पूछे कि भैया ये डेड बॉडी क्या है? ये तीनों इवेंट से बुद्ध जो है, सिद्धार्थ जो है, बहुत ज्यादा नाराज हो गया और बड़ा निराशावादी हो गया अपनी जीवन को लेके, कि भैया जीवन का तो ये सब सत्य है, ये सब तो होना ही होना है। लास्ट में चौथे नंबर पे जो उन्होंने देखा, उससे उनकी पूरी जीवन ही बदल गई। और उनकी जीवन क्या बदल गई? पूरे दुनिया की जीवन में कहूंगा बदल गई, पूरे भारत देश की जीवन बदल गई, भारत देश के आसपास की जीवन बदल गई, सब बदल गया। और चौथा उन्होंने देखा, एक सेंट को, एक महात्मा को, एक संत को, एक सन्यासी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन छोड़ दिया। और सिख मैन भी दुखी था, ओल्ड मैन भी, और डेड बॉडी तो दुखी थी, मतलब उसके आसपास लोग रो ही रहे थे। लेकिन जब उसने एक सेंट तो को देखा, सिद्धार्थ ने एक सेंट को देखा, एक महात्मा को देखा, एक स्वामी को देखा, तब उनके उनके अंदर उनको जो वो चमक नजर आई, जो वो शांत नजर आया, जो वो पीस नजर आई, जो वो खुशी नजर आई, वो कहीं भी और सिद्धार्थ को नहीं देखने को मिली। तब सिद्धार्थ ने पूछा कि भैया ये कौन है, इतना खुश है? अभी तक तो हम लोगों ने सबको दुखी दुखी देखा, ये कौन है जो इतना खुश है? तब उनका जो वो था वो बताया कि भैया, मालिक, राजा साहब, ये सब जीवन का जितनी मोह माया है वो छोड़ चुके हैं, इसलिए वो खुश है। उनको किसी भी चीज से मोह माया नहीं है, यही कारण है कि ये क्या है, खुश हैं। तब सिद्धार्थ जो है ये डिसाइड करते हैं कि अब मुझे भी जो है वो खुशी की तरफ जाना है और इनलाइटेंट होना है, निर्वाणा प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? निर्वाण प्राप्त करना है। तब वो क्या डिसाइड करते हैं, 29 साल की उम्र में वो अपने घर को त्याग देते हैं, जिसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रम। क्या बोलते हैं? याद रखना है भैया, महाभिनिष्क्रम। और ये डिनोट किया जाता है सिंबल से, हॉर्स से। किससे? हॉर्स सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है, महाभिनिष्क्रम। तब 29 साल की उम्र में उन्होंने क्या किया, महाभिनिष्क्रम किया, मतलब अपने घर को त्याग दिया। और फिर आगे 6 साल इनको लगे, 6 साल तक इन्होंने घोर तपस्या किया, मेडिटेशन किया, सब कुछ किया। फिर फाइनली जाके 35 साल की उम्र में, 35 ईयर के एज में, इनको जो है इनलाइटनमेंट मिला। ठीक है, इनलाइटनमेंट मिला। क्या मिला? इनलाइटेंट हो गए। इनलाइटेंट का मतलब क्या होता है, समझिएगा। इनलाइटेंट का मतलब होता है जब कोई क्या हो जाए, प्रबुद्ध को प्राप्त हो जाए, बुद्ध बन जाए। अब ये सिद्धार्थ जो थे 35 साल की उम्र में इनलाइटेंट हो गए, बुद्ध बन गए। क्या बन गए? बुद्ध बन गए। और जब ये बुद्ध बन गए, तब जो है ये कहाँ पे बने बुद्ध, आपको पता होना चाहिए। ये बुद्ध बने, इनलाइटेंट बने कहाँ पे? ये इनलाइटेंट बनते हैं बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में। ठीक है, पीपल ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे जो है ये तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और तब इनको जो है प्रबुद्ध प्राप्त हो जाता है, ज्ञान जो है वो प्राप्त हो जाता है, और एनलाइटेंट हो जाते हैं, पीपल ट्री। और कौन सी रिवर है? निरंजना रिवर है। तो रिवर कभी कभी पूछ लेता है भैया कौन सी रिवर है, तो निरंजना रिवर के पास जो है इन्होंने क्या कर लिया, अपना ज्ञान जो है वो प्राप्त कर लिया, पीपल ट्री, और उसी को फिर बोधि ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। बौद्ध गया में इन्होंने एनलाइटनमेंट ले लिया। तो महाभिनिष्क्रम हुआ सबसे पहले 29 साल की उम्र में। फिर जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में बर्थ हुआ।
फिर आए महाविनिष्क्रम हुआ 29 साल की उम्र में। महाविनिष्क्रम का मतलब कि घर को उन्होंने त्याग दिया। फिर वो गए घूमे इधर उधर भटके, एक दो अपने टीचर भी बनाए थे, ज्यादा उनसे नॉलेज मिला नहीं। फिर ये अपना खुद बैठ गया कि भैया मैं खुद ही, जब तक मुझे ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। तो पीपल ट्री के नीचे पूरब दिशा में अपना मुंह करके सिंहासन लेके बैठ गए, और जब तब तक पूरा ज्ञान ना प्राप्त हो जाए तब तक मेडिटेशन करते रहे। फिर इनको ज्ञान प्राप्त हो गया बोधि ट्री के नीचे, पीपल ट्री के नीचे, निरंजना रिवर के पास। फिर इसके बाद अब इनको ज्ञान देना था कि भैया अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, अब चला जाए जो है कि ज्ञान दिया जाए। तब ये अपना पहला सरमन करते हैं, फर्स्ट सरमन जो करते हैं वो कहाँ करते हैं, वो पहुंचते हैं ये सारनाथ में। तो अपना पहला सरमन जो ये करते हैं ये कहाँ करते हैं, सारनाथ में जाते हैं। और सरमन का मतलब होता है अपनी पहली टीचिंग जो ये लोगों को देते हैं। तो अपने 5 शिष्य के साथ पहली टीचिंग जो है ये लोगों को देते हैं, बांटते हैं सारनाथ में फर्स्ट सरमन। और इसको दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है धर्म चक्र परिवर्तन से। धर्म चक्र परिवर्तन से कि जो विल ऑफ द धर्मा है, धर्मा का जो विल है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, धर्म चक्र परिवर्तन से इसको दिखाया जाता है। फर्स्ट सरमन इनका हुआ कहाँ, सारनाथ। और फिर 80 साल की उम्र में फाइनली महापरिनिर्वाण, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, महापरिनिर्वाण हो गया। कहाँ पे इनका, खुशीनगर में। कहाँ पे, खुशी नगर या खुशीनारा भी बोला जाता है, यूपी में ही है खुशीनगर खुशीनारा। 80 साल की उम्र में क्या हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया। तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हो गया, जब उन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया 80 साल की उम्र में खुशीनगर में, तो उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। और महाभिनिष्क्रम का मतलब क्या हो गया, जब वो घर से निकल गए सच्चाई की खोज में, पीस के खोज में, शांति के खोज में, कि जीवन की खोज में, कि जीवन क्या है, तब जो है उसको बोलते हैं महाविनिष्क्रम। और फिर वहां से जो है कि बुद्धनिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा बूम होता है, बुद्धनिज्म एक नया कॉन्सेप्ट आता है। और फिर उसके बारे में हम लोग अलग अलग फिलोसफी, तो ये बुद्धा की लाइफ के बारे में था कि भैया बुद्धनिज्म जो स्टार्ट किए हैं, कौन स्टार्ट किए हैं, गौतम बुद्ध स्टार्ट किए हैं। तो गौतम बुद्ध का जीवन परिचय जो था ये हमें पूरा जो है देखने को मिलता है, जहाँ लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ। फिर वो कहाँ गए, लुम्बिनी के बाद बोध गया में गए जहाँ पे उन्होंने इनलाइटन प्राप्त किया। फिर वो सारनाथ में आए जहाँ पे उन्होंने फर्स्ट सरमन दिया। और फिर उसके बाद खुशीनगर या खुशीनारा जिनको हम लोग बोलते हैं, वहां पे उन्होंने अपना महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त किया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, भैया कमेंट करके बता दिया करिए कि वीडियो कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। आपका एक एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊं, और अच्छे से आपको समझाऊं कि एक बार में आपको चीजें जो है वो समझ में आ जाएं। और सिर्फ देखिए, चाहूँ तो सिर्फ कंटेंट समझा के चला जाऊं, काम खत्म। लेकिन देखिए होता क्या है कि आपको रिवीजन करने के लिए भी चीजें जो है मिलनी चाहिए, कि आप आराम से अगर कभी पेपर का टाइम हो कुछ हो तो उसको पढ़ लें। हालांकि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार पढ़ लिए हैं तो, क्योंकि यही सब याद करा दूंगा, बार बार बोल रही। तो अब बुद्धनिज्म, बुद्धा के अर्ली लाइफ के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि सिद्धार्थ उनका नाम था। ठीक है, उनके जन्म के समय में साक्य प्लेन से ये बिलोंग करते थे। फिर 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ, 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, लुम्बिनी में हुआ। सुधोधन जो थे इनके पिताजी थे, ठीक है, जो कपिलवस्ती कोसाला किंगडम के थे। और महामाया कौन थी, इनकी प्रिंस, इनकी वाइफ थी, मदर थी महामाया। और इनका बर्थ होने के कुछ दिन बाद ही जो है, एक हफ्ते बाद ही इनकी महामाया जो इनकी मदर थी, इनकी डेथ हो जाती है। तो इनका पूरा जो टेक केयर करती हैं वो कौन करती हैं, गौतमी करती हैं। कौन करती हैं, इनकी स्टेप मदर होती हैं गौतमी, वो करती हैं। इसीलिए इनको गौतम पुत्र भी कहा जाता है, गौतम। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब आगे क्या, आगे वही सब कहानी जो मैंने आपको बताया है कि ब्राह्मण आए थे, 32 मार्क्स देखते हैं इनके बॉडी में और बताते हैं कि भैया ये जो है वो ग्रेट मैन है, महापुरुष है। कौन बनेंगे ये महापुरुष बनेंगे। वो प्रिडिक्ट कर दिया जाता है पहले ही कि या तो ये वर्ल्ड कॉन्करर बनेंगे, पूरे दुनिया को जीतने वाले, या फिर वर्ल्ड रिनाउंसर बनेंगे, सब दुनिया छोड़ देंगे। तो उनके पिताजी नहीं चाहते थे भैया कि वर्ल्ड रिनाउंसर बने, तो इसलिए उनको पूरे हर दुख से दूर उनको सिर्फ लग्जरी लाइफ जो है वो प्रोवाइड की। फिर वही सब कहानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताई है वो लिखा हुआ है। 16 साल की उम्र में यशोधरा से इनकी शादी हुई और रहुला का जो है जन्म हुआ। इनको शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है। शाक्य क्लेन से बिलोंग करते थे इसीलिए इनको शाक्य मुनि कहा गया। और तथागत का मतलब होता है, तथागत मतलब होता है स्टोरी टेलर, जो स्टोरी को सुनाता है, जो कहानियों को सुनाता है, उनको बोला गया क्या, तथागत। क्या बोला गया, तथागत कहा गया। और फिर 29 साल की उम्र में क्या कर दिया, अपना घर ये छोड़ देते हैं। और फिर 6 साल बाद जो है कि 35 साल की उम्र में जाके इनको इनलाइटनमेंट जो है वो प्राप्त हो जाता है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 29 साल की उम्र में आफ्टर सिंग ओल्ड मैन को इन्होंने देखा, सिक मैन को देखा, कॉर्पस को, डेड बॉडी को देखा, और एक एसेटिक को देखा, मतलब कि एक संत महात्मा को देखा। और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हम जो है अब अपना घर छोड़ देंगे। तो चन्ना जो थे इनके चैरिटर, चन्ना के साथ मिलकर, इनके घोड़े का नाम क्या था, कंटका। तो कंटका और चन्ना के साथ मिलकर इन्होंने जो है कि
देखा सब चीज, और फिर उसके बाद ये घर अपना छोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रम। बहुत बार पूछा है भैया महाभिनिष्क्रम क्या है, इसको ग्रेट रिनंसिएशन भी बोलते हैं, अपने घर को त्याग देना। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं किससे, हॉर्स से। किससे, हॉर्स से। ये बात याद रखना भाई, पूछ लेता है। ठीक है। अच्छा, कुछ इनके शुरुआती समय में कुछ इनके टीचर भी थे, जो इनको लगा कि भैया इस समय ये टीचर फेमस चल रहे हैं, तो क्यों ना इनसे टीचिंग थोड़ी ले ली जाए। हालांकि गए, फिर वो उतना जो है सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो फिर छोड़ देते हैं उनकी टीचिंग। लेकिन कभी कभी देखा हूँ, 2-3 एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बुद्ध के टीचर कौन थे। तो याद रखना, बुद्ध के टीचर अगर बोलेंगे तो अलारा कलमा जो थे, एक ये टीचर थे, और फिर उसके बाद उद्दका रामपुट्टा। उद्दका रामपुट्टा, तो ये दो नाम दोस्तों याद रखना है, बहुत बार पूछ लेता है कि बुद्ध के टीचर कौन थे। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जहां से आ जाएंगे तो मैक्सिमम चांस है कि लोग नहीं पकड़ पाएंगे, और लोग नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम चांस है। क्योंकि ये वो सब तो कहानी लोगों को याद रहती है, ये चीजें जो है वो याद नहीं होती। इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि ये जो कंटेंट लेके आया हूँ, एक बुक का नहीं है। तुम सोचो कि एक बुक में इतना कंटेंट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी भी है, इसमें आर एस शर्मा भी है, और इसमें इसी कंटेंट में उपेंद्र सिंह की जो हिस्ट्री ऑप्शनल की बुक होती है ना, उसका कंटेंट भी है। तो इसको, इस कंटेंट को वो कंटेंट मत समझो कि बस हो गया हवाबाजी वाला, नहीं। इसीलिए वीडियो लेंदी हो रही है ना भाई। अगर वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की हो रही है, मैं चाहूँ तो 20 मिनट में समझा दूं। लेकिन मेरे 20 मिनट समझाने का कोई मतलब नहीं, उस 20 मिनट की वीडियो को तुम्हें अगर 100 बार देखना पड़ रहा है तो। समझो। तो इनके जो पहले टीचर थे वो कौन थे, अलारा कलामा थे। और फिर बाद में कौन बने, उद्दका रामपुट्टा जो है उनके टीचर बनते हैं। लेकिन वो कन्विंस नहीं हो पाते हैं बुद्ध, तो बुद्ध कहते हैं भैया रहने दो, हम जो है अपने से ही करेंगे। ठीक है। फिर जाते हैं, अलग अलग कहानी आपको पता है। सुजाता जो होती हैं लो कास्ट विलेज की, इनसे खाना वाना लेते हैं, वो सब कहानी हम लोग को पता है। वो सब कहानी हमारे काम की नहीं। हाँ, ये काम की कहानी है कि ये क्या करते हैं, एक ग्रास कटर अ गिफ्ट ऑफ कुसा ग्रास फॉर अ मैट, ही टुक अ सीट अंडर अ पीपल ट्री फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की तरफ पीपल ट्री में जो है बैठ जाते हैं। और फिर तब तक एनलाइटनमेंट न मिल जाए, जब तक एनलाइटनमेंट न मिल जाए तब तक, सॉरी, जब तक एनलाइटनमेंट न मिल जाए तब तक वो वहां से उठते नहीं है। फिर बताया कि 35 साल की उम्र में क्या इनको मिल जाता है, निर्वाणा मिल जाता है, जिसको बोलते हैं एनलाइटनमेंट। क्या बोलते हैं, एनलाइटनमेंट मिल जाता है। कहाँ पे, बोध गया में मिलता है, बिहार में पीपल ट्री के पास। और कौन से रिवर के पास, निरंजना रिवर के पास। भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो दे चुका हूँ भैया। ठीक है। तो 35 साल की उम्र में निर्वाणा मिलता है बोध गया में पीपल ट्री के नीचे और निरंजना रिवर के पास। और तब वो सिद्धार्थ जो है वो फाइनली जाके क्या बन जाते हैं, बुद्ध। क्या बन जाते हैं, बुद्ध जो है वो बन जाते हैं। और उस पीपल ट्री को नाम दे दिया गया बोधि ट्री। क्या नाम दिया गया, बोधि ट्री। फिर वहां के बाद वो आते हैं, अपना फर्स्ट सरमन करते हैं सारनाथ में। ठीक है। अपने 5 जो है वो डिसिपल के साथ, 5 साथियों के साथ जो है उनको ज्ञान देते हैं। पहली अपनी टीचिंग, फर्स्ट सरमन उसको बोलते हैं, जिसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा, कि व्हील ऑफ धर्मा जो है उसको टर्न कर दिया गया। ठीक है। और हिज फर्स्ट डिसिपल सुन रियलाइज द ट्रूथ ऑफ देमसेल्फ एंड बिकम, क्या बन गया, अरहत बन गया। क्या बन गया, अरहत बन गया। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। फिर बुद्धा ने अपनी डॉक्ट्रिन, टीचिंग डॉक्ट्रिन करने के लिए अलग अलग जो मॉन्क्स थे, नन्स थे, उनको स्टेब्लिश किया एक ऑर्डर, और उसको हमने नाम दे दिया संघ। क्या नाम दे दिया, संघ। इसीलिए बुद्धिज्म में 3 चीज जो है वो बहुत जरूरी है। 3 चीज में क्या क्या जरूरी है, बुद्ध, धम्मा और संघ। बुद्ध, धम्मा और संघ, ये 3 चीज जो है वो बहुत ही जरूरी है। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने 80 में, एज ऑफ 80 में, खुशीनारा में, जिसको खुशीनगर भी बोलते हैं, माला का क्या था, कैपिटल था, वहां पे इन्होंने जो है कि अपना महापरिनिर्वाण जो है वो प्राप्त किया। निर्वाहन जो है वो प्राप्त किया, मतलब कि जो है कि मृत्यु को प्राप्त हुए, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। और उनके जो लास्ट वर्ड थे वो क्या थे, वो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए। ऑल कंपोजिट थिंग डीके स्ट्राइव डिलीजेंटली। उनका कहने का मतलब ये सिंपल सा था, उनके लास्ट वर्ड जो उनके थे वो यही थे कि ऑल कंपोजिट थिंग डीके, कि जितनी भी कंपोजिट थिंग है, जो भी कुछ चीजों से मिला के जो भी चीज बनी हुई है, वो जीवन में कभी ना कभी खत्म हो जाएगी। वो अनंत नहीं है, ऐसा नहीं कि जीवन भर चलने वाली है, वो कभी ना कभी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्ट्राइव डिलीजेंटली, चाहे हमारी बॉडी की बात हो, चाहे हमारे फिजिकल चीजों की बात हो, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी किसी भी चीज की बात हो, सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। स्ट्रीव डिलीजेंटली का मतलब है कि हमें सोच समझ के, बुद्धि के साथ, जागरूकता के साथ, चेतना के साथ अपने चीजों का इस्तेमाल करना
है। समय बर्बाद नहीं करना है, चीज़ों का सही तरीके से सही समय पे सही चीज़ें उपयोग करनी है और आगे जो है वो जीवन का महत्व को समझना है, जीवन की लाइफ को समझना है। तो ये निराशावादी नहीं बल्कि इनकी ये जो लास्ट बात थी बहुत ही आशावादी है या फिर कह सकते हैं कि लाइफ के ट्रुथ को दिखाती है, कि भैया ये लाइफ की ट्रुथ है कि कुछ न कुछ जीवन में जो है वो खत्म होगा ही होगा। कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं कि हो गया तो रहेगा ही रहेगा, वो खत्म होगा ही होगा। इसीलिए हर एक चीज़ का इस्तेमाल जो है बहुत ही जागरूक तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, माइंडफुलनेस के तरीके से हमें कर लेना चाहिए। ये इनके लास्ट वर्ड थे। कुछ जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा है कि बुद्धा को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो भैया लोटस और बुल दिखाता है उनके बर्थ को दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, लोटस और बुल को। तो पूछ लेता है भैया लोटस और बुल से क्या दिखाते हैं, बर्थ को दिखाते हैं। हॉर्स से बता दिया रेनन्सिएशन को दिखाते हैं, जब उन्होंने अपना घर त्यागा तब। महाबोधि बोधि ट्री है, ठीक है, जब उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया तब। और धर्म चक्र परिवर्तन से क्या दिखाते हैं, उनका फर्स्ट सरमन दिखाते हैं। और फुटप्रिंट से क्या है, निर्वाणा। क्या है, निर्वाणा। एक क्वेश्चन यूपीएससी के 2026 में पूछा गया था कि अगर वैकेंट सीट है, एम्प्टी सीट है, तो एम्प्टी सीट क्या दिखाती है। और ये क्लास 12 की एनसीईआरटी जब आप देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एम्प्टी सीट जो है वो बात करती है बुद्धा के मेडिटेशन की। बुद्धा मेडिटेशन की जो है वो बात करता है क्या, एम्प्टी सीट। तो इसीलिए बोलता हूँ एनसीईआरटी भी जरूरी होती है। जो कहते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता, भैया आता है, पढ़ने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्टी सीट क्या दिखाती है, बुद्धा के मेडिटेशन को दिखाती है। अच्छा, स्तूपा क्या दिखाता है, स्तूपा क्या दिखाता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्तूपा जो है वो क्या दिखाता है, ठीक है। आगे अब बात आते हैं बुद्धा की टीचिंग के बारे में। तो बुद्धा की टीचिंग जो थी ना वो पूरे 4 ट्रुथ के बारे में, वो 4 जो है वो नोबल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 4 नोबल ट्रुथ के बारे में वो क्या बात करते हैं बुद्धिज्म में, वो बात करते हैं सबसे पहले ये समझो कि जो दुख है, जो सौरो है वो है। सौरों को समझना पड़ेगा कि जीवन में जो हमारे दुख है, तो दुख तो हमारे जीवन में भरा पड़ा है पूरा। तो उस दुख को समझो, पहले क्या करो, उस दुख को समझो, पहला चीज। दूसरा चीज, उस दुख के कारण को समझो। जो आपका सौरो है उसका कॉजेस क्या है, उस कारण को समझो। और जब आप उस कारण कारण को समझने जाओगे कि जो आपका सौरो है, जो आप दुख है, उसका कारण क्या है, तो आपको पता चलेगा कि उसका कारण एक ही है, वो है डिजायर, वो है अटैचमेंट। कि आप किसी के साथ अटैचमेंट हो जाता है, या आपकी जो डिजायर है, जो इच्छा है, वही आपके दुख का कारण है। वही क्या है, आपके दुख का कारण है। तो पहला दुख है जीवन में, सही है। नोबेल 4 नोबेल ट्रुथ इन्होंने बताया कि पहला जीवन में दुख है, सबके जीवन में दुख है, भरपूर दुख है। दुख का कारण क्या है, दूसरे में क्या फॉलो करो, पहले दुख देखो, फिर उस दुख के कारण को देखो, तब तुम पाओगे कि दुख का कारण क्या है, डिजायर है, इच्छा है। जो हमारी इच्छा है वही हमारे दुख का कारण है। तीसरा ये बताएंगे, क्या इस सौरों को एंड किया जा सकता है, इसको जो है वो एंड हम लोग किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, सौरो जो भी हमें दुखनेस नजर आ रही है, जो भी जीवन में दुख नजर आ रहा है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो हाँ भैया, समाप्त किया जा सकता है। और चौथे में वो बताएंगे कि वो क्या पाथ होगा, जिस पाथ से आप क्या करेंगे, ये दुख को खत्म कर देंगे, इस सौरोनेस को आप खत्म कर देंगे। और फिर उसमें बताते हैं कि इस पाथ में 8 जो है वो फोल्ड पाथ होंगे, और 8 फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, दुख से मुक्ति पा लेंगे, जीवन से मुक्ति पा लेंगे, दुख से मुक्ति पा लेंगे। मतलब कि आप क्या हो जाएंगे, आप भी निर्वाणा को प्राप्त हो लेंगे। निर्वाणा का मतलब क्या होता है, बेसिकली निर्वाणा का मतलब होता है जब इस वर्ल्डली वर्ल्ड से जो भी माया है, जो भी चीजें, उनसे आपका अटैचमेंट, मोह, ये सब दूर हो जाए, फिर आपको किसी चीज से फर्क ही ना पड़ना शुरू हो जाए, तब उसको, उस स्टेज को निर्वाणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्वाणा बोलते हैं। तो यही 4 नोबल ट्रुथ टीचिंग में बात करते हैं बुद्धिज्म में, कि सबसे पहले दुख को समझो, दुख के कारण को समझो, फिर वो एंड हो सकता है कि नहीं ये समझो, और फिर उसका क्या तरीका है, कैसे उसको एंड किया जा सकता है ये समझो। और जिसमें वो 8 फोल्ड पाथ की बात फिर वो करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है बुद्धिज्म की टीचिंग जो है वो हमें नजर आती है। और ये सब बुद्धिज्म की टीचिंग जो है ये कहाँ दी गई है, तो बताऊं, सूत पीठिका में। किसमें दी गई है, सूत पीठिका में दी गई है, ठीक है। सूत पीठिका जो है ये किसके द्वारा कंपोज किया गया है, ये किया गया है आनंद जी के द्वारा कंपोज। आनंद उनके बहुत ही फेमस जो थे, उनके डेसिपल थे, उनके द्वारा इसको कंपोज किया गया सूत पीठिका को। और इसमें जितनी भी बुद्धास की टीचिंग है, पूरी बुद्धास की टीचिंग जो है वो इसी में हमें देखने को मिलती है, कि कैसे आपको निर्वाण मिल सकता है, कैसे क्या चीजें होती है, सब जो है वो सूत पीठिका में हमें देखने को मिलता है। आगे विनय पीठिका भी बताऊंगा क्या होता है, वीडियो के अंत तक बने रहो। विनय पीठिका, अभिधम्म पीठिका, काउंसिल सब याद कराना दिया तो कहना। अब आ जाओ टीचिंग के ऊपर,
कि टीचिंग, जैसे मैंने बताया कि बुद्धास टीचिंग क्या था, कि रिकंस्ट्रक्शन फ्रॉम द स्टोरीज फाउंड इन सूट पिटका। बुद्धास की टीचिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है? सूट पिटका में देखने को मिलती है। ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि जीवन में हर एक चीज जो है वो खत्म होने वाला है। कोई भी चीज जो है वो अनंत नहीं है, और हर एक चीज बदलता रहता है। हर एक चीज क्या होता रहता है? बदलता रहता है। एक लेडी उनके पास आती है, बुद्ध के पास एक लेडी आती है। वो अपने उनका बच्चा जो रहता है वो मर गया रहता है। तो उसको जिंदा करने की बात कहते हैं बुद्ध से कि आप इनको क्या करिए, मेरे बच्चे को जिंदा कर दीजिए। तब बुद्ध उनको कन्विंस करते हैं कि देखिए, जीवन में हर एक चीज जो है वो मृत्यु जो है वो तय है। आप किसी की भी मृत्यु जो है वो रोक नहीं सकती हैं। तो मृत्यु आना तो तय है। हर एक चीज जीवन में क्या होगी? लगातार बदलती रहेगी, कांस्टेंट चेंज होती रहेगी। तो ये मेन बुद्धिज्म का फिलॉसफी था, कि वो मानते हैं कि हर एक चीज क्या रहेगी? चेंज होती रहेगी। कभी ना कभी कोई ना कोई चीज खत्म होनी ही होनी है। कोई भी चीज अनंत नहीं है। When a grief-stricken woman whose child had died come to Buddha, he gently convinced her about the inevitability of the death rather than bring her son back to life। कि भैया, उनके बच्चे को जीवन देने के बजाय बुद्ध ने उनको कन्विंस ये कर लिया कि जीवन में मृत्यु जो है वो सत्य है, वो होनी ही होनी है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट अनिका। क्या बोलते हैं? अनिका बोलते हैं। अनिका का मतलब होता है जो स्टेबल नहीं है, जो बदलती रहती है। एंड कॉन्स्टेंटली चेंज, तो वही वो बताते हैं कि जो वर्ल्ड है वो स्टेबल स्टेबल नहीं है, वो लगातार क्या होगी? बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ट्रांजिएंट है। क्या है? अनिका है। क्या है? अनिका है। तो ये बहुत बड़ी इनकी बुद्धिज्म की फिलोसफी जो है वो हमें नजर आती है। साथ में ये क्या बात करते हैं? इट इज ऑल्सो सोललेस। अनाटा की बात करते हैं, सोललेस की बात करते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट और इंटरनल इटर्नल इन इट। वो बताते हैं कोई भी चीज जो है परमानेंट नहीं है। कोई भी चीज अगर बनी है तो वो खत्म होगी आज नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद खत्म होनी होनी। कोई भी इटर्नल चीज नहीं है। नथिंग इज इटर्नल, नथिंग इज परमानेंट। साथ में बुद्धा रिगार्ड करते हैं सोशल ऑर्डर जो बनाया गया है वो किसी गॉड ओरिजिन, किसी डिवाइन ओरिजिन नहीं, वो हम ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं। ह्यूमंस ने बनाए हुए हैं। और ये किंग और गृहपति को एडवाइस देते हैं कि आप क्या रहिए? ह्यूमन एंड एथिकल वे में अपना काम करते रहिए। ठीक है। और वही फिर जो मैंने बताया कि फोर जो है वो नोबल ट्रुथ की बात करते हैं। बुद्धिज्म बिलीव करता है फोर नोबल ट्रुथ के बारे में और एट फोल्ड पाथ के बारे में। फोर नोबल ट्रुथ के बारे में और एट फोल्ड पाथ के बारे में बात करता है। तो फोर नोबल ट्रुथ क्या है? कि ट्रुथ ऑफ सफरिंग, कि सबसे पहले जो सफरिंग है उसको समझो कि सफरिंग क्या है। ठीक है, सफरिंग है जीवन में भैया, सफरिंग है, यह सत्य है। ये आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं कि जीवन में सफरिंग है, तो सफरिंग है। दूसरा, द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग, कि सफरिंग के कॉज को समझो, कि जो सफरिंग हो रही है वो क्यों हो रही है, उसके कारण क्या है। तीसरा, क्या ये सफरिंग जो है आपकी वो एंड और कॉज ऑफ सफरिंग में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? डिजायर। क्या देखने को मिलेगा? डिजायर। के पूरे दुख का कारण जो है बुद्ध वो क्या बताते हैं? पूरे बुद्ध दुख का कारण जो है वो है हमारा डिजायर, हमारी इच्छा। और फिर वो बताते हैं क्या सफरिंग एंड की जा सकती है? तो हाँ, सफरिंग एंड की जा सकती है। कैसे की जाती है? फिर वो उसका पाथ बताते हैं कि सर ये एट फोल्ड पाथ है, उनको अगर आप फॉलो कर लेते हैं, पाथ दैट लीड टू द एंड ऑफ सफरिंग, की अगर ये एट फोल्ड पाथ क्या कर लेते हैं? आप फॉलो कर लेते हैं, तो आपकी जो सफरिंग है ये समाप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर निर्वाणा का मतलब क्या है? निर्वाणा इनका अल्टीमेट गोल क्या है? निभाना जिसको बोलते हैं, निर्वाणा भी बोलते हैं। अल्टीमेट गोल है बुद्धास की टीचिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? निर्वाणा है। निर्वाणा का मतलब फिजिकल डेथ नहीं होता है। निर्वाणा का मतलब होता है सिग्निफाइंग डाइंग आउट और एक्सटेंशन ऑफ डिजायर, अटैचमेंट, ग्रीड, इग्नोरेंस, हेटर। ये सब जितनी टाइप की फीलिंग होती हैं, डिजायर है, अटैचमेंट है, ग्रीड है, इग्नोर, इन सब से मुक्ति पा लेना। इन सब से मुक्ति पा लेना ही क्या कहलाता है? इन सब से लिबरेशन पा लेना ही कहलाता है निर्वाणा। तो निर्वाणा का मतलब ये नहीं है कि भैया मौत को प्राप्त हो जाओ, नहीं। निर्वाणा का मतलब ये है कि इस लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कोई बोला तुम्हारे बारे में तारीफ किया, तुम खुश हो गए। कोई तुम्हारे बारे में बुराई किया, तुम दुखी हो गए। तो मतलब तुम्हें निर्वाणा जब तुम प्राप्त कर लोगे, तो कोई तुम्हारे बारे में अच्छा बोले, कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले, कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तुम किसी से अटैच रखोगे, ना तुम किसी चीज का डिजायर। अब क्या होता है, हमारा हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो लोग हमारे बारे में अच्छा ही बोलेंगे। अब जरूरी तो नहीं है भाई सबको अच्छा लगे। किसी को कोई अच्छा लगता है, किसी को, अब लोग चांद में भी दाग लगा देते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है कि गलत बोलेंगे ही बोलेंगे। अब गलत हो जाए तो तुम उसको लेके बैठ जाओ, अरे भैया गलत बोल दिया, अरे भैया गलत बोल दिया। तो निर्वहना का मतलब क्या होता है कि आप इन सब चीजों से बहुत ऊपर चले गए। अब आपको फर्क नहीं है कि कोई अच्छा बोल रहा है, कोई बुरा बोल रहा है, आपकी डिजायर क्या, अटैचमेंट सब खत्म। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि अब ये कौन सा स्टेज है? निर्वहना स्टेज है। और सबसे बड़ी बात ये याद रखना है कि इट शुड बी नोटेड बुद्धिज्म एक्सेप्ट ट्रांस माइग्रेशन को एक्सेप्ट करते हैं
एंड इम्परमानेंस को। ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब होता है रीबर्थ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रीबर्थ की बात हो रही है। तो बुद्धिज्म रीबर्थ में विश्वास रखते हैं, बुद्धिज्म क्या करते हैं, रीबर्थ में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये आइडिया ऑफ गॉड और सोल को रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है कि गॉड को एंड सोल को ये क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ये मानते हैं गॉड और सोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो रीबर्थ होता है, रीबर्थ में ये बिलीव रखते हैं कि भैया रीबर्थ जो है वो होता है। सोल क्या है, इनके हिसाब से सोल एक मिथ है, एक माया है और कुछ नहीं, सोल झूठ है। सोल जैसी कोई भी चीज जो है वो नहीं होती है, इनका ये मानना है। तो ये बात बुद्धिज्म में आपको याद रखना है कि एक ट्रांस माइग्रेशन में मतलब रीबर्थ में तो बिलीव रखते हैं कि हाँ रीबर्थ होता है, दोबारा दोबारा जन्म होता है, और वो कर्मा के बेसिस पे होता है। वो भी ये मानते हैं कि जैसा कर्म वैसा रीबर्थ होगा, तो कर्मा के ऊपर ये वो प्रेशर एम्फेसाइज करते हैं, नो डाउट। लेकिन ये बात आपको याद रखना है कि गॉड के ऊपर तो मानेंगे नहीं, वेदा भी रिजेक्ट कर देंगे तो वेदास भी रिजेक्ट करेंगे, गॉड के ऊपर भी नहीं मानेंगे, और साथ में आत्मा के ऊपर भी ये नहीं मानेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए, और यही थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है जैनिज्म के साथ इनका। ठीक है। इन द बुद्धिस्ट यूनिवर्स में अगर हम लोग बात करें, देयर आर मैनी रिम्स, बहुत ढेर सारे बुद्धिस्ट यूनिवर्स के हिसाब से बहुत ढेर सारे वर्ल्ड हैं, और बहुत ढेर सारे बींग है, बहुत ढेर सारे लोग हैं, बहुत ढेर सारी दुनिया है। वन कैन बी बॉर्न हैज वन ऑफ दी देम। कर्मा जो है इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्शन डिपेंडिंग ऑन द इंटेंशन मोर देन द एक्शन इटसेल्फ। कि ये बात करते हैं कि कर्मा जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और कर्मा डिपेंड करता है आपके एक्शन पे नहीं, आपके इंटेंशन पे। कि मान लो मेरा इंटेंशन था किसी की जान बचाना, कोई एक्सीडेंट हो रहा है उसकी जान बचाना मेरा इंटेंशन है, लेकिन मैं गया जान बचाने तो पता चला कि दूसरे का जान चला गया। अब यहाँ पे काम तो गलत हो गया मुझसे, भैया दूसरे का जान चला गया उसका बचाने में, लेकिन यहाँ पे उसकी बात नहीं आएगी, बात आएगी मेरी इंटेंशन की, कि मैंने सोचा क्या था। उस आदमी को मैंने जब जान बचाने का सोचा, तो क्या मैंने ये सोचा कि नहीं दूसरा आदमी मर जाना चाहिए, नहीं, तो इंटेंशन क्या थे मेरे, वो अच्छे थे। तो इंटेंशन अगर अच्छे होंगे तो वो कर्मा जो है वो अच्छा मान लिया जाएगा बुद्धिज्म के हिसाब से। हम लोग बुद्धिज्म की फिलोसफी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि बुद्धिज्म के फिलोसफी से, कॉन्सेप्ट से अगर कुछ देखा हूँ यार, क्या कर रहे हैं लोग पता है, खाली फैक्ट 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 याद करा दे रहे हैं, यहाँ यहाँ जन्म, ये काउंसिल हो गया, काम खत्म भैया, अब वो समय गया। फैक्ट 4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर लिए, लाइफ सेट है, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो है ये मानते हैं कि इंटेंशन जो है वो ज्यादा जरूरी होता है। और फोर नोबल ट्रुथ में जो आखिरी वाला था कि एट फोल्ड पाथ अगर ये लोग फॉलो करेंगे, तब क्या मिल जाएगा, निर्वाणा की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो एट फोल्ड पाथ क्या है, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग आती है, कि चीजों को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना, समझो, चीजों को समझना शुरू करो, फिर उसको सोचना अच्छे से शुरू करो, राइट थॉट रखो, राइट स्पीच रखो, बोलो सही, राइट एक्शन लो, जैसा स्पीच करो उसी हिसाब से एक्शन लो। पता चला बोल रहे हो कुछ और, एक्शन ले रहे हो कुछ और। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको सोचो बढ़िया से, सोचने के बाद बोलो, और बोलने के बाद जैसा बोलो तो वैसा एक्शन लो, एक्शन लेने के बाद वैसे ही आपकी जीवन हो जाएंगे, वैसे ही आप एफर्ट करोगे, राइट एफर्ट करोगे, फिर क्या हो जाएगा, राइट माइंडफुलनेस हो जाएगी, और फिर राइट कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो ये एट फोल्ड पाथ अगर आप फॉलो करते हैं, तो फाइनली जो है आप इन सफरिंग से दूर हो जाएंगे, और इन डिजायर से, इन सब चीजों से दूर जब आप हो जाएंगे, तो आपको निर्वाणा की प्राप्ति जो है वो हो जाएगी। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आगे बात करें तो फॉलोअर ऑफ बुद्धा की बात करें, तो सुन देयर ग्री बॉडी ऑफ डिसिपल ऑफ बुद्धा हैज बी फाउंडेड संघ। भैया संघ लोग बना लेते हैं, जो भी मॉन्क नन रहते हैं वो क्या मिलते हैं, मिलके संघ बना लेते हैं। और ये लगातार हर जगह जो है बुद्धास की टीचिंग को, धम्मा को क्या करते हैं, लोगों तक फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। ठीक है। दे मोस्ट लिव इन सिंपली लाइफ। और ये जो लोग रहते हैं, जो मॉन्क होते हैं, जो इनके फॉलोअर होते हैं, क्या होते हैं, फॉलोअर होते हैं, जो मॉन्क होते हैं, ये क्या करते हैं, सिंपल लाइफ जीते हैं। जो एसेंशियल चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें हैं सर्वाइवर के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये काम करते हैं, बाकी कोई भी चीज से इनका अटैचमेंट जो है वो नहीं होता है। इनको बोला जाता है भिक्षु। क्या बोला जाता है, भिक्षु बोला जाता है। और बताया था शुरुआत में सिर्फ मेन अलाउ थे, बाद में आनंद के कहने पे, आनंद के कहने पे वुमेन को भी गौतम बुद्ध ने इसमें पार्टिसिपेट करना अलाउ कर दिया, कि भैया वुमेन भी आ जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और पहली जो वुमेन थी, इनकी इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, वो है महा महापजा जपापति गौतमी। तो गौतमी जो थी, इनकी माता जो थी, स्टेप मदर जो थी इनकी, गौतमी, वो क्या करती हैं, पहली जो है वुमेन बनती हैं, जो कि बनती हैं भिक्षुनी। क्या बनती हैं, भिक्षुनी बनती हैं। अच्छा, अब यही जो लोग, जो नन्स होंगे, ठीक है, उनको कहा जाएगा थेरी। क्या कहा जाएगा, थेरी। और ये जो नन्स होंगी उनको थेरी कहा जाएगा। अब यही जो है अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, कैसे उनको निर्वाहना प्राप्त हुआ, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को जब ये बताएंगी,
कि इनको निर्वहना कैसे प्राप्त हुआ, तो वो गाथा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गाथा हो जाएगी। और यही मिलके बन जाएगा तैरी गाथा। क्या बन जाएगा, तैरी गाथा। तो तैरी गाथा हमें लगता है सर ये क्या वर्ड है, बड़ा एक कॉन्सेप्ट है, तैरी गाथा क्या होता है सर। तो भैया तैरी का मतलब होता है कि जो नन्स होती हैं, जो निर्वाहन प्राप्त करने के लिए आती हैं, उनको बोलते हैं तैरी। और गाथा का मतलब होता है जो अपने वो लाइफ एक्सपीरियंसेस को बताते हैं, कैसे उन्होंने निर्वाहना प्राप्त किया, उसको नाम दिया गया तैरी गाथा। क्या नाम दिया गया, तैरी गाथा। तो तैरी गाथा क्या होती है, जो नन्स द्वारा, जो भिक्षुनीज द्वारा जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस है निर्वाहना प्राप्त करने को, उनको बोलते हैं तैरी गाथा। ठीक है। फिर बात है स्तूपास की, कि स्तूपास क्या होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में बताऊं तो जो भी भैया रिलिक्स या रिमेन्स ऑफ बुद्धा थे, रिमेन्स ऑफ बुद्धा थे। इसमें बुद्धास की बॉडी भी हो सकती है, बॉडी के कुछ रिमेन पार्ट हों, ठीक है, राख वाख जैसे ऐस वैस होता है वो सब हो। या फिर हम कह सकते हैं कि उनका जो भी सामान वो यूज किया करते थे, ठीक है, जैसे इनके क्लॉथ्स हो गए, बर्तन हो गए, इन सब चीजों की हो गई। तो जो भी बुद्धास की जो भी चीजें थी, उनका रिमेन्स और रिलिक्स के ऊपर क्या किया गया, एक जो है वो स्तूपा बनाया गया। उसी को बोल रहे हैं हम लोग स्तूपा। क्या बोल रहे हैं, स्तूपा बोल रहे हैं। इसका मेनली पर्पज ये था कि सब लोग क्या कर पाए भैया, एक्सपीरियंस कर पाए बुद्धिज्म को, बुद्धा को, गौतम बुद्ध को, क्योंकि गौतम बुद्ध सबके हैं। तो अगर कहीं ना कहीं उनका रिलिक्स रिमेन हर जगह रहेगा स्तूपा के फॉर्म में, तो सब कोई, तो शुरुआत में तो भैया वहीं 3-4 जगह था, लुम्बिनी हो गया, आपका बोध गया हो गया, सारनाथ हो गया, कुशीनगर। फिर बाद में जब अशोक आते हैं, सम्राट अशोक आते हैं, तो वो लगभग हर जगह जो है 84,000 जो है वो स्तूपा बनवाते हैं। जिसमें आप सबको पता है सबसे फेमस स्तूपा कहाँ का है, सांची का स्तूपा जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब स्तूपा की कहानी है। बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन सेवरल चैत्यास। अब चैत्यास क्या होते हैं, तो देखिए दो चीजें होती हैं, ये भी बता देता हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट आएगा बताता हुआ चलूंगा। चैत्यास और विहारास, ये दो वर्ड आप हमेशा सुनते होंगे कि चैत्यास क्या होते हैं, विहारास। तो चैत्यास होते थे वर्शिप हॉल होता था। क्या होता था, वर्शिप हॉल होता था। भैया जो भी भिक्षु जा रहे हैं, तो वो क्या होते थे, रेनफॉल के समय में जब मानसून का समय आता था, तो उनको स्टे करना पड़ता था कहीं पे। ठीक है, तो भैया कहीं अगर स्टे कर रहे हो, कहीं गुफा में कहीं रह रहे हो, तो पूजा तो करोगे ही, वर्शिप तो करोगे ही। तो जो वर्शिप हॉल था उसको बोला गया चैत्यास। क्या बोला गया, चैत्यास। और जहाँ पे वो मॉन्क रह रहे थे, तो मॉन्क्स का जो रेसिडेंशियल हाउस था, जो रेसिडेंशियल हाउस था, उसको हमने नाम दे दिया विहारास। क्या नाम दे दिया, विहारास। तो चैत्यास मतलब हो गया वर्शिप हॉल, और विहारास मतलब हो गया जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, जो उनका रेसिडेंशियल होम है, रेसिडेंशियल हाउस है, उसको बोलेंगे विहारास। तो ये जो है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जगह जगह हर जगह जो है वो स्तूपा हमें देखने को मिलता है। फिर बाद में और ज्यादा जो है उसको जगह जगह बना दिया जाता है। वाई वर स्तूपास बिल्ट, स्तूपास बनाए ही क्यों गए, तो बताया था। इसमें हमें क्या देखने को मिलते हैं, रिलिक्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के जो भी रिमेन्स हैं, उनके बॉडीली रिमेन्स हो या उनका ऑब्जेक्ट हो, उन सबको प्रिजर्व किया गया, उन सबको क्या किया गया, प्रिजर्व किया गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अशोक वंदना टेल्स दैट अशोक ने डिस्ट्रीब्यूट किया पोर्शन ऑफ बुद्धास के रिलिक्स को एवरी इंपॉर्टेंट टाउन में, और ऑर्डर दिया कि भैया स्तूपा को क्या किया जाए, बनाया जाए। जिसमें सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो हमें सांची स्तूपा जो है वो देखने को मिलता है। समझ रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि देखिए भैया हम लोग को खाना पूर्ति वाला काम करना नहीं है, हम लोग को डिटेल में एक बार पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। यार पढ़ने आयो ना, तो समय क्यों देख के पढ़ते हो कि नहीं 20 मिनट पढ़ेंगे, 30 मिनट नहीं पढ़ेंगे। रील्स देखते हो तब तो समय नहीं लगाते हो कि हाँ सर रील्स देख रहे हैं, 5 मिनट का है, 10 मिनट नहीं होना चाहिए। तो भैया पढ़ाई में समय देख के क्यों पढ़ते हो कि नहीं भैया 30 मिनट का वीडियो तो 30 मिनट वाला देखेंगे, 1 घंटा वाला नहीं देखेंगे। क्या पता 30 मिनट वाला वीडियो देखो उससे एक भी क्वेश्चन ना फंसे, 1 घंटे वाला क्वेश्चन देखो उससे 10 क्वेश्चन फंस जाए। तो हमेशा मोर प्रिफर तुम टाइम के बजाय कंटेंट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, कॉन्सेप्ट पे करोगे ना, तो जीवन में बहुत आगे जाओ, बता दे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ वर स्तूपास बिल्ट, भैया कैसे बनवाया गया। तो भैया बहुत सारे राजा ने इनको सपोर्ट किया, राजा के पैसे से बनवाया गया, मर्चेंट्स के सपोर्ट से बनवाया गया। तो इन सब के सपोर्ट से जो है कि ये स्तूपास बनवाया गया। सातवाहनाज ने भी स्तूपा बनवाए हैं। ठीक है, अमरावती स्तूपा बहुत फेमस है, अमरावती स्तूपा। ठीक है, बहुत फेमस है। इन्होंने क्यों बनवाया भैया, ये तो ब्राह्मण थे, तो भैया सीधी सी बात है, इनको भी क्या चाहिए था, अपने राज्य में पीस चाहिए था, शांति चाहिए था। बुद्धिज्म क्या लेके आता है, शांति, इसीलिए। ठीक है, रिकॉर्ड हुए हैं डोनेशन, बहुत ढेर सारे जगह से क्या मिले हैं, डोनेशन मिले हैं, साथ में किंग भी डोनेट कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब वजह से जो है इनको बनाया गया। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक के ऊपर। भैया इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा से, कि सर एक बार स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा हम लोग को समझा दीजिए कि स्ट्रक्चर स्तूपा का जो स्ट्रक्चर था वो कैसे हमें देखने को मिलता है।
तो देखिए ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये पूरा ऐसे, इसको बोलते हैं अंडा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडा। ठीक है। ये जो गेट है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, इस पे ढेर सारे इंक्रिप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। पूरा जो उनके जातक स्टोरीज थे, बुद्धा के जो जातक स्टोरीज, आपको पता है क्या होते हैं जातक स्टोरीज? मतलब होते हैं प्रीवियस लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। कि बुद्धा का प्रीवियस जो लाइफ स्टोरी है, जो पिछले जन्म के जो उनके जीवन की कहानी है, उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं जातक टेल्स। क्या बोलते हैं? जातक टेल्स बोलते हैं, या जातक स्टोरीज के नाम से हम लोग जानते हैं, प्रीवियस लाइफ स्टोरी। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये जो गेट है, इसको बोला गया तोड़ना। क्या बोला गया? तोड़ना बोला गया। याद रखना है, तोड़ना मतलब हो गया गेट। और ये जो था ये हो गया अंडा। ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर एकदम हल्का सा, एकदम छोटा सा, एकदम बना हुआ बालकनी टाइप का, उसको बोलते हैं हर्मिका। क्या बोलते हैं उसको? हर्मिका बोलते हैं। पिलर टाइप का चारों तरफ से बना हुआ। और एकदम ऊपर जो चीजें आपको दिख रही है कलश के जैसे, उसको बोलते हैं छत्र स्क्वायर। क्या बोलते हैं? छत्र बोलते हैं। और ये जहाँ पे लोग जो है चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हैं, सर्कल करते हैं, जो पद हमें नजर आता है, उसको बोलते हैं मेहदी। क्या बोलते हैं? मेहदी बोलते हैं। और ये फिर इनक्लोज वॉल है, इनक्लोजर वॉल है। तो ये तीन चार बातें आपको स्ट्रक्चर स्तूपा के बारे में पता होनी चाहिए कि क्या चीजें क्या हैं। कि भैया तोड़ना मतलब हो गया गेट। गेट को क्या बोल रहे हैं? तोड़ना बोल रहे हैं। अंडा बोलते हैं, ये हाफ स्क्वेयर का आधार जो होता है उसको अंडा बोलते हैं। हर्मिका बोलते हैं, ये ऊपर वाले को क्या है? हर्मिका है ये। एकदम छत्र स्क्वायर बोलते हैं इसको। और जहाँ पे ये चारों तरफ ऐसे राउंड किया जाता है उसको बोलते हैं मेढी। क्या बोलते हैं? मेढी बोलते हैं। ये स्तूपास के स्ट्रक्चर है जो आपको पता होने चाहिए। वही सब चीजें यहाँ पे दिया है। कि स्तूपा एक संस्कृत वर्ड है, मीनिंग होता है हिप। क्या होता है? हिप होता है। अच्छा, क्या बुद्धिज्म से पहले स्तूपा था? तो हाँ दोस्तों, वैदिक एज में भी स्तूपा कॉन्सेप्ट जो है हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनेट हैज अ सिंपल सेमी सर्कुलर माउंड ऑफ अर्थ लेटर कॉल्ड अंडा। इसको क्या बोलेगा? अंडा बोलेगा। इट इन्वॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बैलेंसिंग राउंड एंड स्क्वायर शेप। और ये सब उनकी कहानी जो है वो दी हुई है। कि अबव द अंडा, अंडा के ऊपर हमें क्या देखने को मिला? हर्मिका देखने को मिला। हर्मिका एक बालकनी लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट रिप्रेजेंटेड द अबोर्ड ऑफ द गॉड। गॉड के अबोर्ड को बताता है। ये बालकनी के जैसा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। हर्मिका पता होना चाहिए। ठीक है। फिर हर्मिका के ऊपर यष्टि, जिसको छत्र बोलते हैं, वो हमें छतरी देखने को मिलता है। अम्ब्रेला या छतरी बोल रहे हैं। ठीक है। अराउंड द माउंट वॉज अ रेलिंग सेपरेटिंग द सेक्रेड स्पेस फ्रॉम द सेक्युलर वर्ल्ड से अलग करता है। अब क्या-क्या चीज़ें हमें उसमें देखने को मिल रही हैं, वो इस स्तूपा जो रहता है, तो उस स्तूपा में क्या-क्या हमें देखने को मिलता है? तो हमें बहुत ढेर सारे लोकल डीटीज़ और स्पिरिट देखने को मिलती हैं, ठीक है? जैसे कि नाग एंड नागिस स्कल्पचर। तो जो भी स्तूपा रहता है, जैसे तोड़ना में मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, वैसे ही पूरे स्तूपा में भी अलग-अलग स्कल्पचर्स जो है हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से नाग और नागी का स्कल्पचर देखने को मिलेगा, ठीक है? जैसे सांची का जो स्तूपा है और बहरूद स्तूपा है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? नाग और नागी। नाग और नागी का स्कल्पचर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। साथ में वाटर सोर्स एंड फर्टिलिटी के यक्ष और यक्षिणी भी हमें देखने को मिलेंगे। वहीं बात करूं तो दिस नेचर ऑफ स्पिरिट एसोसिएटेड है फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? फोक बिलीफ से जुड़ा हुआ है, जो लोकल वहाँ के जो बिलीवर्स होते थे उनसे जुड़ा हुआ है, इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, जिसमें यक्ष यक्षिणी ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फिर हमें डिपिक्शन ऑफ बोधिसत्व। भैया बोधिसत्वास तो बहुत जरूरी है। बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। बोधिसत्वास के डिपिक्शन भी हमें देखने को मिले। बोधिसत्वास का मतलब वो होता है, वो लोग जो निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं अपने फाइनल स्टेज पे। मान लीजिए ये स्टेज ऑफ निर्वाण है और ये अपने फाइनल स्टेज पे जहां पे ये आएंगे तो इनको निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसको ये डिले कर देते हैं, इसको ये क्या कर देते हैं? डिले कर देते हैं, यहाँ पे आके रुक जाते हैं। अब यहाँ पे और भी जो लोग हैं यहाँ पे, उनकी ये मदद करते हैं कि भैया आप लोग भी यहाँ तक पहुंचिए, आप लोग भी यहाँ तक पहुंचिए। उनको बोला गया बोधिसत्वास। क्या बोला गया? बोधिसत्वास। तो बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट क्या है? और ये बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट जो है ये महायान बुद्धिज्म में हमें देखने को मिला। आगे हम लोग बात करेंगे हीनयान बुद्धिज्म क्या होता है, महायान बुद्धिज्म काउंसिल क्या होती है। भैया वीडियो लंबी है, नो डाउट होगी भी, नो डाउट मैं चाहता छोटा कर सकता था, बट मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ चीजों से। तो भैया वीडियो लंबी है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। 10 मिनट में आपको चना जो है घोर के नहीं पिला दूंगा, सीधी सी बात है। वीडियो लंबी है, ये रियलिटी है। पढ़ना है, सिलेक्शन लेना है तो देखना पड़ेगा, सीधी सी बात। अब मैं यहाँ ये नहीं कि वीडियो एंटरटेन करने के लिए कि आप वीडियो देखें तो मैं नाच गाना शुरू कर दूं, ये सब तो वो सब भैया होने वाला नहीं है। रियलिटी ट्रूथ ये है, आना है, पढ़ना है, समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चले जाना है, बात खत्म। ये कोई 9th 10th वालों के लिए नहीं है कि मैं यहाँ नाच गाना करके दिखाऊं या तो बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो सब नहीं। समझो अभी।
कि बोधिसत्वास का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ये यहाँ पे है, और ये जो स्टेप है वो निर्वहना का स्टेप है, मतलब कि अगर इसके ऊपर वो गया तो वो निर्वहना उनको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वो इस अपने निर्वहना वाले स्टेप को क्या कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं। क्यों डिले कर रहे हैं यहाँ पे होके, कि और भी जो लोग हैं उनको भी मदद किया जाए कि वो भी यहाँ तक आ पाए, वो भी यहाँ तक आ पाए। उनको नाम दिया गया बोधिसत्वास। और तीन बोधिसत्व, और ये बोधिसत्वास का कॉन्सेप्ट किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है महायान बुद्धनिज्म से, महायान बुद्धनिज्म से, ठीक है। और ये बोधिसत्वास में तीन जो बोधिसत्वास हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन जो बोधिसत्व हैं सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इनका डिपिक्शन भी हमें स्तूपास में देखने को मिलता है। ये तीन बोधिसत्व जो हैं, ये याद रखिएगा, इनसे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से हैं, एक है मंजूश्री, एक कौन है, मंजूश्री है। मंजूश्री को कहा जाता है, दिख रहा है, थोड़ा जूम कर दूं, चलो भैया सर थोड़ा जूम कर दूं, लो थोड़ा जूम कर दिए, लो अब देखो कि एक कौन है, एक मंजूश्री है, बोधिसत्वाज ऑफ विजडम, विजडम का बोधिसत्वाज इनको कहा जाता है, मंजूश्री जी को, ठीक है। जिसमें विजडम है, स्वॉर्ड ऑफ विजडम इन्होंने लिए हैं, कट थ्रू इग्नोरेंस, तो इग्नोरेंस को क्या करेंगे, ये कट करेंगे इससे, और इन्होंने स्वॉर्ड जो है वो हाथ में लिया हुआ है। तो ये मंजूश्री हैं, और मंजूश्री जो है वो किसकी है, विजडम की, किसकी है, विजडम की है, बुद्धि की है, दिमाग की है, ये बात आपको पता होना चाहिए, मंजूश्री, ठीक है। दूसरे हैं अवलोकितेश्वरा, अवलोकितेश्वरा की अगर बात करें तो ये कौन है, ये बोधिसत्वास हैं कंपेशन के, किससे हैं, कंपेशन के हैं, याद रखना है भैया। कंपेशन के, करुणा के जो हमें नजर आते हैं वो कौन है, अवलोकितेश्वरा। इन्हीं को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं भैया, इन्हीं को हम लोग अवलोकितेश्वरा जी को ही हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पद्म पानी, पद्म पानी के नाम से भी जानते हैं। तो कभी पूछ लेता है कि पद्म पानी कौन है, तो पद्म पानी यही है, अवलोकितेश्वरा। ये किसके हैं, कंपेशन के बोधिसत्व हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए, करुणा के हैं। फिर हमें देखने को मिलते हैं वज्रपानी, वज्रपानी जो है ये बोधिसत्व हैं किसके, पावर के, किसके हैं, पावर के। पावर की बात कौन करते हैं, पावर की जो बात है वो बोधिसत्व करते हैं, कौन, वज्रपानी, वज्र पानी जो है ये पावर की बात करते हैं। तो तीन बोधिसत्व में पता होना चाहिए, मंजूश्री जो विजडम की बात करेंगे, अवलोकितेश्वरा जो पद्म पानी भी कहा जाता है, ये कंपेशन की बात करेंगे, और फिर वज्रपानी आ जाएंगे, वज्रपानी पावर की स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ये तीन जो थे ये इंपॉर्टेंट बोधिसत्व हमें देखने को मिलते हैं। फिर जातक टेल्स के बारे में आपको बता ही दिया कि मोरल और एथिकल्स लेसन इसमें लिखे होते हैं जातक टेल्स में, ठीक है। और जातक टेल्स होते क्या हैं, जो प्रीवियस लाइफ बर्थ होती है बुद्धा के बारे में, उसके बारे में इसमें बताया जाता है। एथिकल बिहेवियर बताया जाता है कि वर्चू सच एज ऑनेस्टी, जेन्युइनिटी, काइंडनेस, ये सब होनी चाहिए। बुद्धास के लाइफ इवेंट को दिखाया गया है बहुत सारे स्तूपास में, इग्नोग्राफी ऑफ बुद्धास के पोस्चर को, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर होता है भूमि स्पर्श मुद्रा, भैया बहुत बार पूछा गया है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं बुद्धा का, ये जो वो है मुद्रा है वो कौन सा है, भूमि स्पर्श मुद्रा। देखिए भूमि स्पर्श मुद्रा का कॉन्सेप्ट क्या था, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पता चल जाएगा कि जब बुद्धा जो है वो मेडिटेशन कर रहे थे, तो मेडिटेशन के समय में मारा जो थी, मारा मतलब अर्थात माया, वो बहुत ज्यादा इनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती हैं कि कैसे बुद्ध को भंग किया जाए, उनका मेडिटेशन न होने दिया जाए। तो बहुत ज्यादा बुद्ध को क्या करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। तो बुद्ध जो है वो अर्थ को छूते हैं ये दिखाने के लिए, अर्थ को विटनेस के लिए, कि भैया अर्थ तुम विटनेस बनो, तुम देखो कि माया मुझे कितना डिस्टर्ब कर रही है, और उसके बाद भी मैं क्या करूंगा, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर लूंगा, जो है बौद्धित्व जो है वो मैं प्राप्त कर लूंगा। तो अर्थ को वो छू रहे हैं, भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या हो गया कि भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थ को स्पर्श कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि अर्थ इस बात की विटनेस बने कि इन्होंने माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया, कि माया भी इनको जो है अगर वो परेशान कर रही है, इधर उधर से इनके मेडिटेशन को भंग करने की कोशिश कर रही है, तो उसका असर भी इनके ऊपर नहीं हो रहा है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीएससी में ही शायद पूछा गया कि भूमि स्पर्श मुद्रा क्या है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा यही है कि अर्थ को ये विटनेस बना रहे हैं कि भाई तुम देखो कि माया मेरे ऊपर काम करने वाली नहीं है, माया मुझे परेशान कर रही है, लेकिन मैं जो है उससे जीत जाऊं, ठीक है। फिर चक्रा सिंबल इसमें व्हील ऑफ धर्मा का जो है वो बना हुआ है, व्हील ऑफ धर्मा, द चक्र धर्मा व्हील, अ प्रोमिनेंट सिंबल है बुद्धिस्ट आर्ट का। फर्स्ट सरमॉन वाले में जो बात करता है कि एग्जिस्टेंस एंड टीचिंग ऑफ बुद्धा, इन सब चीजों के बारे में ये बात करते हैं। अब बात आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, नहीं है। सर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, क्या कर रहे हैं, ऐसे ही पढ़ाते रह जाएंगे, वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। भैया वीडियो लंबी हो जाए या छोटी हो जाए मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे कंटेंट से फर्क पड़ता है। अब बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझते रहिएगा।
अब क्या हुआ, बुद्ध का गौतम बुद्ध की डेथ हो जाती है 483 बीसी में। तब जो है वो पहली काउंसिल जो है यहाँ पे कराई जाती है। फर्स्ट जो होती है वो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यहाँ पे होती है। ठीक है, एक मैं चार्ट बना रहा हूँ, उस चार्ट के थ्रू हम लोग पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, कब कब कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई और कौन कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बस मेरे साथ बने रहें। ठीक, एक जो है वो चार्ट बनाऊंगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया चार्ट रहेगा, घबराना नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है, अगर ये चार्ट आप भी अपने कॉपी पे बना लेंगे तो उससे कोई भी समस्या जो है जीवन में कभी नहीं आएगी। जिसमें सबसे पहले हम लोग ईयर देखेंगे कि कौन से ईयर के समय में कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे कौन इस समय राजा थे। किंग के बारे में बात करेंगे, कौन क्या थे, किंग थे। किंग के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा वो प्लेस था, जगह क्या था। ठीक है, कहाँ जहाँ पे ये बुद्धिस्ट काउंसिल हुई उनका जगह क्या था, प्लेस देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कौन इसको प्रिसाइड कर रहे थे, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, उसको प्रिसाइड कौन कर रहे थे, मीटिंग को देख रेख कौन कर रहे थे। और फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या मेन जो है आउटकम्स हमें देखने को मिलता है किस भी उससे काउंसिल से। ठीक है, पहला अगर बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं तो जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो बुद्ध के डेथ के बाद ही होती है, 483 बीसी में, 483 बीसी में होती है। ठीक है, अगर मैं कलर थोड़ा चेंज करना चाहूँ तो क्या मुझे अनुमति है दोस्तों, मैं कर सकता हूँ कलर चेंज, यस और नो? हाँ सर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए कर लीजिए। तो सबसे पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 483 बीसी में होती है। ये होती है अजात शत्रु के समय में, किसके समय में, अजात शत्रु। सर अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यंक डायनेस्टी से। ठीक है, और ये प्लेस जो था मगध का पहला कैपिटल जो था वो क्या है, राजगृह। तो राजगृह में हमें देखने को मिलेगा कि ये पहला जो काउंसिल हुआ कहाँ पे हुआ, राजगृह में हुआ। ठीक है, और प्लेस हो गया राजगृह, ईयर हो गया 483 बीसी। ठीक है, अगर मैं और दूसरा कलर चेंज कर लूं, हाँ। और भैया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे महाकश्यपा। महाकश्यपा जो थे वो क्या थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, क्या थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। और आउटकम क्या होता है, आउटकम ये होता है कि यहाँ पे दो चीजें जो है वो निकल के आती हैं। एक होता है सूट पीठ का और एक होता है विनय पीठ का, एक होता है विनय पीठ का। सूत पीटका जो है ये किसके द्वारा दिया गया, ये आनंद के द्वारा दिया गया है। और इसमें बात की जाती है क्या, बुद्धास के टीचिंग की, बुद्धा के टीचिंग की, बुद्धा ने जो भी टीचिंग दी हुई है वो सब बात की जाती है किसमें, सूत पीटका में। और ये किसके द्वारा, आनंद के द्वारा। विनय पीटका जो है ये इनके ही शिष्य थे, उपाली, क्या नाम है इनका, उपाली का नाम है। उन्होंने विनय पीटका को कंपोज किया, कंपाइल किया। और विनय पीटका में रूल्स और ड्यूटीज नॉर्म्स हैं मॉन्क के बारे में, कि मॉन्क्स को कैसे रहना है, क्या उनके नियम कानून होंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन उनको फॉलो करना है, वो सब जो है वो बात की गई किसमें, विनय पीटका में। ठीक है भैया, यहाँ तक क्लियर है कि महाकश्यप जो थे वो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे जो उसको संभाले थे। राजगृह में पहला होता है, अजात शत्रु राजा थे, 483 बीसी में होता है। और आउटकम क्या आता है, सूत पिटका और विनय पिटका। सूत पिटका किसका, आनंद का है, विनय पिटका किसका, उपाली का है। ठीक है, जो विनय पिटका में रूल्स मॉन्क्स के रूल्स की बात होती है और सूत पिटका में बुद्धास के टीचिंग की बात होती है। हाँ सर, यहाँ तक हम लोग का क्लियर है, बहुत बेहतरीन, आगे भी बताइए। आगे आप समझिए, दूसरा जो होता है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये वाला नहीं समझ में आएगा भैया, और कुछ, हाँ। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, सेकंड दिखाई दे रहा है सबको, नहीं दिखाई देगा क्या, गड़बड़ हो जाएगा, चलो ये ले लो। सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होता है, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है इसके 100 साल बाद, 383 बीसी में, 383 बीसी में। अब ये होता है काल अशोक के समय में, किसके समय में, काल अशोक के समय में होता है। ठीक है, और काल अशोक के समय में जब ये होता है तो ये कहाँ पे होता है सर, ये होता है, अच्छा काल अशोक कहाँ के राजा थे, किस डायनेस्टी के राजा हैं, तो डायनेस्टी बताता चलूंगा, अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो तुम्हें तो याद होगा। सुंगा डायनेस्टी जो थी, पुष्यमित्रा सुंगा वाली, तो सुंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे काल अशोक। और ये सेकंड मीटिंग होती है वो होती है वैशाली में, वो कहाँ होती है, वैशाली में होती है। ठीक है, और इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे सर, इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे सभाखमी, कौन थे, सभाखमी थे, याद रखना भैया, इसके कौन थे, सभाखमी। ठीक है, और सर इसमें आउटकम हमें क्या देखने को मिलता है, तो इसमें दो चीजें जो है वो आउटकम हमें देखने को मिलती हैं, वो दो चीजें क्या हैं, इसमें दो बुद्धनिज्म जो है वो दो आइडियोलॉजी पे रहता है। होता क्या है कि अब कुछ लोग यहाँ से चाहने लगते हैं कि बुद्धनिज्म में थोड़ा सा लिबरल आइडियाज आए,
थोड़े से जो है कि जो इतने रूल्स स्ट्रिक्ट बनाए गए हैं मॉन्क के लोगों को थोड़ा सा लिबरल किया जाए, और कुछ लोग कहते हैं नहीं भैया कंजर्वेटिव रहते हैं। तो स्थिरवादी और महासंघिका, ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है, स्थिरवादी का, ठीक है, और स्थिरवादा और महासंघिका ये जो दो कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें देखने को मिलता है, जो काल अशोक के समय में हुआ, वैशाली में हुआ। सभाकर्मी जो थे इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। और स्थिरवाद और महासंघिका जो थे वो लिबरल थे, ये चाह रहे थे थोड़ी सी जो है वो छूट मिलनी चाहिए, और वहीं स्थिरवादा जो थे वो क्या थे, कंजर्वेटिव थे। क्या थे, कंजर्वेटिव थे। वेरी गुड सर। अब हमें क्या नजर आता है, तीसरा, थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो कब होती है सर, वो 250 एडी में होती है। 250 बीसी ही में ही होती है, एडी में कहाँ पहुंच गए, 250 बीसी में ही होती है। और ये 250 बीसी में किसके समय में, सबसे फेमस राजा अशोक के समय में हमें देखने को मिलती है। और अशोक के समय में ये कहाँ पे होती है, पाटलिपुत्र में। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में होती है। और महाकश्यप थे, सभाखमी थे। फिर कौन आएंगे, मोगाली, मोगाली कश्यप तुषा बोलते हैं, ठीक है। मोगाली कश्यप तुषा के समय में ये होती है, मोगाली तुषा भी बोला जाता है इनको। 250 बीसी में होती है, अशोक के समय में पाटलिपुत्र में मोगाली कश्यप। और यहाँ पे आता है अभिधम्म पीठिका। क्या आता है, अभिधम्म पीठिका की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, अभिधम्म पीठिका। और अभिधम्म पीठिका में क्या रहता है पता है, अभिधम्म पीठिका में हम लोग बात करते हैं बुद्धनिज्म की साइकोलॉजिकल और जो फिलोसफिकल चीजें होती है, तो फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल चीजें की जो बात की जाती है वो की जाती है किसमें, अभिधम्म पीठिका में। और अभिधम्म पीठिका का जो कॉन्सेप्ट आया वो कब आया, तो ये भैया याद रखना, ये आया अभिधम्म पीठिका का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कब आया, ये थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी इसमें हमें देखने को मिलता है। और अभिधम्म पीठिका में बात किया की जाती है, अभिधम्म पीठिका में बात की जाती है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी के बारे में, ठीक है, ये बात पता होना चाहिए। अब आता है फोर्थ। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल होती है वो होती है 72 एडी के आसपास। ठीक है भैया, ये कब होती है सर, ये होती है 72 एडी के आसपास होती है। ये होती है कनिष्क के समय में। ये किसके समय में होती है, कनिष्क के समय में होती है। आपको पता है कनिष्क बहुत फेमस राजा, साक रूलर के, ठीक है। और ये होती है कुंडल वन में। कहाँ पे होती है, कुंडल वन में। ये कहाँ पे है, कश्मीर में। ये कहाँ पे है, कश्मीर में। अच्छा, बाकी ये तीनों जो हुई, चाहे राजगिरी हो, वैशाली हो, पाटलिपुत्र, ये तीनों मगध बिहार वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगी। एक जो कश्मीर में हुई वो यही कुंडल वन वाली है, 72 एडी में, कनिष्क के समय में। और इसमें जो थे वो कौन थे, वासुमित्र थे। वासुमित्र जो थे वो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। और वासुमित्र के साथ साथ कौन थे, एक और भी लोग थे, उनका नाम आपको बताना है कि वो क्या थे। ठीक है, वासुमित्र थे और एक और थे, उनका नाम आपको बताना है। ठीक है, वो दोनों लोग क्या कर रहे थे, इसको प्रिसाइड कर रहे थे। ठीक है, 72 एडी में होती है, कश्मीर में कनिष्क करते हैं। कुंडल वन में होता है, कश्मीर में। वासुमित्र जो है उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं। और यहाँ पे भैया बुद्धनिज्म जो है वो दो सेक्ट में डिवाइड हो जाता है। दो सेक्ट जो है वो बुद्धनिज्म का बन जाता है, टू सेक्ट जो है वो बुद्धनिज्म का बन जाता है। एक हो जाता है हीनयान और एक हो जाता है महायान। क्या हो जाता है, यान। और यहाँ से महायान का डेवलपमेंट जो शुरू हो जाता है। और अगर पूछ ले कनिष्क किसके सपोर्टर थे, तो महायान बुद्धिज्म के ही सपोर्टर जो है वो कनिष्क माने जाते हैं। अच्छा, ये दिख रहा है आखिरी वाला कि नहीं, सर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर हो जाइए। अब दिखा कि हीनयान और किसकी बात हो रही है, हीनयान और महायान जो सेक्ट था, जो डिवीजन होता है, वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हमें देखने को मिलता है। और जो कनिष्क जो सपोर्टर थे वो महायान के ही सपोर्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो टोटल अगर मैं ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करूं भैया, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 483 बीसी में, अजातशत्रु राजा थे। प्लेस था राजगिरी। कहाँ पे हुआ, महाकश्यपा प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे। सूरपीठ का, विनयपीठ का आता है। फिर 383 बीसी में हुआ, काल अशोक के समय में हुआ, वैशाली में हुआ, सभाकर्मी इसको प्रिसाइड कर रहे थे, जहां स्थिरवादा और महासंघी का कॉन्सेप्ट आता है। फिर 250 बीसी में हुआ, अशोक के समय में हुआ, पाटलिपुत्र में होता है, जिसको कौन थे, मोगाली कश्यप तुषा थे। अभिधम्म पीठिका की बात की जाती है। फिर 72 एडी में कनिष्क के समय में कुंडल वन में होता है, वासुमित्र इसको देख रहे थे। और यहाँ पे अब जाके फाइनली प्रॉपर जो है वो दो सेक्ट में डिवीजन हो जाता है, बुद्धनिज्म का महायान और हीनयान में। ठीक है, तो चारों बुद्धिस्ट काउंसिल आपको याद हो गई। सिंपल याद करने का तरीका अगर मैं बताऊं,
483, 383, 100 साल बाद बुद्ध जब मरे तो उसी समय हुआ, इनके 100 साल बाद हुआ, फिर 250 में हुआ, 72 में। इसको याद करने का तरीका एक कर लो, एक से अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक कनिष्क। इसको याद करने का तरीका याद रहेगा, मगध का पहला कैपिटल राजगीर था तो राजगीर कर लो, काल अशोक के लिए वैशाली कर लो क्योंकि वहीं उसी में कैपिटल भी चेंज हुआ था राजगीर से वैशाली, तो वैशाली में हुआ। अशोक के लिए पाटलिपुत्र वापस से कैपिटल हो गया, और कनिष्क के लिए कुंडल बन गया। इसको याद करने का तरीका जैसे MSME होता है तो MSMV कर लो। महाकश्यप, सभाखमी, मोगालितुसा, विश्वामित्र, और ये सब जो है थ्योरी है जो कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए भैया। इसके बाद काउंसिल जो है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काउंसिल से मेरी गारंटी है कोई भी क्वेश्चन आप लोग के गलत जो है होने वाले नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि जो दो सेक्ट बना, सर इन दो सेक्ट में क्या था, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है, वो सब भी हम लोग को बता दीजिए। तो दो जो चीजें आपको देखने को मिली, एक देखने को मिली महायान, ठीक है, जिनको बोला जाता है हायर व्हीकल, और एक है हीनयान। एक क्या है? हीनयान है। महायान क्या बात करता है? महायान को सपोर्ट कौन कर रहे थे? कनिष्क कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कनिष्क कर रहे थे। और बताऊं मैं आपको, अभी तक कहीं भी मूर्ति देखने का हमें कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिल रहा है। ये महायान जब आया 72 AD में, तब से मूर्ति जो है वो बनना शुरू हो जाती है। तब से ये लोग जो थे आइडियल वर्शिप किया करते थे। ये लोग क्या किया करते थे? आइडियल वर्शिप किया करते थे, मतलब कि मूर्ति की पूजा किया करते थे महायान के जो लोग थे। और महायान का मानना क्या मतलब था कि अगर आपको निर्वाणा प्राप्त करना है, अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप कुछ मत करिए, आप बस बुद्धा को एज अ गॉड मानिए। बुद्धा को क्या ये लोग मानते थे? गॉड मानते थे, भगवान मानते थे। और बुद्धा को भगवान मान के आप क्या करिए? इनकी पूजा करिए। इनकी क्या करिए? पूजा करिए। जब आप इनकी पूजा करेंगे तो इनकी पूजा करने पे वर्शिप जब आप करेंगे तो आपको अपने आप क्या मिल जाएगा? निर्वाणा मिल जाएगा, मोक्ष जो है वो मिल जाएगा। और इसी महायान में ही कॉन्सेप्ट आता है बोधि सत्वास का भी, बोधि सत्वास का भी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि महायान क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि अगर आपको निर्वाणा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो बुद्ध की पूजा करिए। बुद्ध की पूजा करेंगे तो आपको निर्वाणा मोक्ष जो है मिल जाएगा। और ये बुद्ध को एज अ गॉड, भगवान के रूप में मानते थे। लेकिन हीनयान की अगर बात करूं, तो हीनयान इस आइडियल वर्शिप में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था आइडियल वर्शिप से कुछ नहीं होता है। ये बुद्ध को कभी भी गॉड जो है वो नहीं मानते थे। ठीक है, गॉड जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। वो बुद्ध को मानते थे कि बुद्ध जो है एक लीडर है, एक ग्रेट मैन है। क्या है? ग्रेट मैन माना करते थे, लेकिन कभी भी गॉड नहीं मानते थे, ग्रेट मैन मानते थे। और इनका मानना था कि अगर आपको निर्वाणा चाहिए, अगर आपको मोक्ष चाहिए, निर्वाणा चाहिए, तो वो कैसे होगा? वो बुद्ध की पूजा करने से नहीं होगा, वो होगा बुद्ध की टीचिंग फॉलो करिए। जब आप बुद्ध की टीचिंग फॉलो करेंगे, तो बुद्ध की टीचिंग फॉलो करने से आपको क्या मिल जाएगा? निर्वाणा मिल जाएगा, मोक्ष जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो हीनयान में क्या वो कह रहे थे कि बुद्ध की टीचिंग फॉलो करो तब निर्वाणा मिलेगा। और महायान में क्या कह रहे थे कि बुद्ध को एज अ गॉड मान लो, परमात्मा मान लो, भगवान मान लो, और तब उनकी पूजा करो, तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? मोक्ष की जो है वो प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हीनयान महायान में बेसिक डिफरेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब जितनी बातें मैं आपको बता दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब काउंसिल में कब कब हुआ, कौन कौन कर रहा था, क्या कर रहा था, क्या चीजें हुई, सूट पीट का, विनय पीठ का कौन लेके आया, क्या था, यही सब पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट आपको मिलेगा। तो इसको हम लोग बस गो थ्रू कर लेंगे तुरंत, क्योंकि अब हम लोग देख चुके हैं कि फर्स्ट काउंसिल हुई अजात शत्रु के समय में 483 BCE में। महाकश्यपा जो थे वो इसके वो थे, प्रिसाइडिंग थे। राजगिरी जो थे ये जगह था। आनंद ने इसी में कंपोज किया था सूट पीठ का, जो बुद्धास की टीचिंग की बात करती है। और उपाली ने विनय पीठ का, जो मोनेस्टिक कोड की बात करता है। फिर सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में ये काल अशोक के समय में होता है। ये कहाँ होता है? वैशाली में 383 में होता है। सभाखमी जो है इसके प्रेसिडेंटशिप रहते हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हुआ बताया था? स्थिरवाद और महासंघिका आता है। 10 पॉइंट को लेके यहाँ पे विवाद था। कुछ लोग चाह रहे थे कि 10 पॉइंट को लेके संघ में थोड़ा सा लिबरलिज्म दिया जाए, थोड़ा सा जो है छूट दी जाए। तो भैया जो लार्ज और मोर लिबरल ग्रुप था उनको नाम दे दिया गया महासंघिका, और जो थोड़े कंजर्वेटिव थे, ट्रेडिशनल ग्रुप थे, वो थे स्थिरवाद। क्या थे? स्थिरवाद थे। तो ये डिवीजन हमें, पहला मेजर डिवीजन जो है स्थिरवाद और महासंघिका का, इसी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में देखने को मिलता है। फिर बात आती है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, सबसे जरूरी था, अशोक के समय में हुआ। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में हुआ 250 BCE में। जिसको प्रिसाइड किए मोगालीपुता तिसा। मोगालीपुटा तिसा जो है, ये जो है इसको प्रिसाइड करते हैं, मोगालीपुटा तिसा। और इसमें जो है अभिधम्म पीठिका हमें देखने को मिलता है। याद रखना है, अभिधम्म पीठिका बात करता है किसके बारे में? फिलोसफी एंड साइकोलॉजी की बात करता है बुद्धिज्म में। ठीक है, अभिधम्म पीठिका। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो होती है वो किंग कनिष्क के समय में होती है। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी के जो थे। और ये कहाँ पे होती है? ये 72 AD में होती है, कुंडल वन कश्मीर में। कुंडल वन
कश्मीर में देखने को मिलती है। जो वासुमित्र थे और एक मैंने जो बोला था एक और थे, तो एक और कौन थे? अश्वघोष। कौन थे? अश्वघोष। तो वासुमित्र और अश्वघोष जो है वो प्रिसाइड करते हैं इसको। और यहीं पे मेजर जो है वो डिवीजन हमें देखने को मिलता है हीनयान और महायान, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। और कनिष्क किसको सपोर्ट कर रहे थे? महायान बुद्धिज्म को। तब यहाँ से मूर्ति जो है वो बनना शुरू होती है, स्टेचू बनना शुरू होती है। इसके पहले हम लोग बुद्धा को जो पूजा कर रहे थे, उनके जो टीचिंग जो समझ रहे थे, जो भी एज ए सिंबल के रूप में समझते थे, यहाँ से अब बुद्धा को एज ए स्टैचू बना दिया जाएगा और स्टैचू के रूप में जो है चीजें शुरू हो जाएंगी। तो महायान सेक्ट जो है वो बिलीव करता है किसके में? आइडल वर्शिप में, रिचुअल्स में, बोधिसत्व में। बताया था कि ये किसको विश्वास करेंगे? बोधिसत्व। बोधिसत्व वही जो निर्वाणा मिल जाने वाला है, लेकिन उसके एक स्टेप पहले रुक गए कि और लोगों को क्या किया जाए? सपोर्ट किया जाए और वहां तक लेके आया जाए। तो वो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्व। और महायान इसी पे बिलीव करते थे, बोधिसत्व पे, रिचुअल्स पे, आइडल वर्शिप पे। और वो मानते थे कि बुद्ध क्या है? भगवान है। बुद्ध क्या है? भगवान है। भगवान के रूप में अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो हमारा सब काम हो जाएगा। हीनयान की बात करूं तो हीनयान बात करता है भैया ओरिजिनल टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ बुद्धा, कि अगर तुम्हें निर्वाण चाहिए तो बुद्धास की टीचिंग को समझो, उनके टीचिंग को प्रैक्टिस करो, तब जो है निर्वाण जो है वो तुम्हें प्राप्त होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जो ज्यादा स्क्रिप्चर्स हमें देखने को मिले हैं हीनयान के पाली के, और महायान इंक्लूड संस्कृत इंस्क्रिप्शन हैज वेल। फिर बुद्धिज्म जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड होता है। हर कंट्री में अशोक आते हैं, अशोक बुद्धिज्म को हर जगह फैलाने का काम करते हैं अपने धम्मा के थ्रू और अलग अलग चीजों के थ्रू। तो ये सब बात जो है यहाँ पे कही गई है वो हमें पता है। बुद्धिज्म लेफ्ट अमिट मार्क हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अशोक जो है एम्परर अशोक, ये बहुत बड़ा जो है ट्रांसफॉर्म लेके आते हैं इनको बुद्धिज्म को स्प्रेड कराने में। ठीक है। बुद्धिज्म अपील करता है कॉमन मैन से, अनलाइक ब्राह्मणिज्म इट वाज मोर लिबरल है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है। ये अटैक करता है वर्ण सिस्टम पे, जिससे क्या होते हैं लोअर क्लासेस का सपोर्ट भी इनको मिल गया, जो मैं शुरुआत में आपको बताया भी था। साथ में ये हर कास्ट के लिए ओपन था, वुमेन्स के लिए भी ओपन था इनका संघ, इसलिए और इसको ज्यादा सपोर्ट मिला। अच्छा, महायान हीनयान के अलावा लेटर डेवलपमेंट एक और होता है 8th सेंचुरी के आसपास तिब्बत वाले रीजन में, वज्रयान। क्या था? वज्रयान। तो भैया ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि वज्रयान क्या है, तो वज्रयान भी बुद्धिज्म का ही एक सेक्ट है जो मैजिकल पावर में विश्वास करता है कि अगर आपको निर्वाणा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मैजिकल चीजें करिए भैया। मैजिकल पावर में बिलीव करता है। वो था हमारा वज्रयान। क्या है? वज्रयान है। ये बात याद रखना। ठीक है। वज्रयान सेक्ट जो है स्टार्टेड किया गया किसके द्वारा? गुरु पद्म संभव। तो ये भैया पूछ लेगा कि किसके द्वारा शुरू किया गया अगर वज्रयान, तो याद रखना है पद्म संभव के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। तिब्बत तिब्बत वाले रीजन में 8th सेंचुरी के आसपास। वज्रयान इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म मार्क द ट्रांजिशन था महायान से लेके इनएक्टिव बुद्धिस्ट आइडियाज इंडिविजुअल। मेन वज्रयान लोग ये बिलीव करते थे कि अगर आपको सेल्वेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो मैजिकल पावर के थ्रू हो सकता है। इसी को नाम दिया गया वज्र। क्या नाम दिया गया? वज्र नाम दिया गया। और चीफ डिविनिटीज इन दिस सेक्ट वर दी तारास। और चीफ जो इनकी डिटीज थी वो कौन थी? तारास थी। तारास कहाँ आपको देखने को मिलेंगी? जब आप उपेंद्र सिंह की बुक देखेंगे तो उस उपेंद्र सिंह की बुक में सर्च करिएगा एंशिएंट हिस्ट्री उपेंद्र सिंह, तो उस उपेंद्र सिंह की बुक में जो पहली इमेज जो देवी की आपको नजर आएगी वही तारा की इमेज है। देवी तारा की इमेज है जो किससे रिलेटेड है? आपकी वज्रयान से। ठीक है भैया, यहाँ तक सब क्लियर है। अगला रीजन क्या हो गया डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म में? तो बड़ा बेसिक रीजन था। रीजन सेम, क्या क्या रीजन होगा? बुद्धिज्म जो है वो डिक्लाइन हो गया, उसका रीजन क्या होगा? पहला रीजन तो ये होगा कि जो भी मॉन्क लोग थे ना, ये लोग जो है कि ज्यादा ज्यादा फंडिंग मिलने लगा, डोनेशन मिलने लगा, तो ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। किसमें इन्वॉल्व हो गए? करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। पैसा इकट्ठा करने लगे, पैसे के पीछे भागने लगे, तो करप्शन होने लगा संघ में, मॉन्क में। क्या होने लगा? करप्शन होने लगा। दूसरा, जो इन्होंने वोमेन को जब शामिल किया तो शुरुआत में तो सब सही था, बाद में वोमेन जो है, वोमेन की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। बहुत ढेर सारे मॉन्क का जो है कि अनयूजुअल रिलेशनशिप जो है वो हमें वुमेन्स के साथ देखने को मिलता है, जो संघ की क्रेडिबिलिटी को क्या कर देता है? खराब कर देता है। तीसरा भैया, ये शुरुआत किए थे पाली और प्राकृत लैंग्वेज से, बाद में वो वापस शिफ्ट हो गए किस पे? संस्कृत लैंग्वेज के ऊपर। तो इससे भी दिक्कत की बात हो गई। चौथा क्या हो गया? चौथा ये हो गया कि अब धीरे धीरे जो हिंदुनिज्म था उसका रिवाइवल होना शुरू हो गया था। हिंदुनिज्म का रिवाइवल कहाँ से होता है? जब गुप्ता पीरियड शुरू होता है। तो गुप्ता पीरियड में क्या होता है? नए नए जो है रामायण महाभारत इन सब का कंपोजिशन होता है। तो गुप्ता पीरियड में बुद्धिज्म का जो है वो डाउनफॉल होता है और हिंदुनिज्म क्या होता है? रिवाइव होता है। हिंदुनिज्म क्या होता है? रिवाइव होना शुरू हो जाता है। और पांचवें रीजन क्या आपको देखने को मिलेंगे कि एक तो मॉन्क में करप्शन हो गया, एक वोमेन रिलेशनशिप था उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, पाली प्राकृत से वापस संस्कृत पे आ गया। बाकी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर भी थे, मतलब बाहरी आक्रमण भी हुए। और जैसे कि पुष्यमित्रा शुंग थे, पुष्यमित्रा शुंग क्या किए? इनको तबाह कर दिए, इनका जो जो जगह था उनको खत्म कर दिए। ठीक है। बाद में कौन आएंगे? बाद में वो आएंगे
अलग अलग मुगल मुस्लिम रूलर आएंगे, मुस्लिम रूलर भी क्या करेंगे, इनकी चीजों को खत्म कर देंगे। तो इन वजहों से क्या हुआ, क्या हमें देखने को मिला कि बुद्धिज्म जो है फाइनली जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। अब वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि बुद्धिज्म के डिक्लाइन के क्या क्या रीजन थे। तो भैया कुछ इंटरनल फैक्टर थे और कुछ क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर थे। इंटरनल फैक्टर की हम लोग बात करें तो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड मोनेस्टिक करप्शन की लगातार जो है वेल्थ जो है इनको पैसा डोनेशन मिलता जा रहा था, तो डोनेशन ये इकट्ठा करते जा रहे थे, मोनेस्टिक करप्शन ये करते जा रहे थे, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं क्या हो गया, क्योंकि भैया बुद्धिज्म आया कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें सब चीज त्यागना है, हमें किसी चीज का मोह नहीं रखना और आप पैसा जुटाए जा रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बन गया। ठीक है। साथ में अगर बात करें द वेल्थ एंड रिसोर्सेज अमेज बाय बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज लेड टू करप्शन एंड कॉम्प्लेंसी अमॉन्ग दी मॉन्ग में क्या आ गया, कॉम्प्लेंसी आ गया और करप्शन आ गया। मॉन्ग जो इनिशियली एक्सपेक्टेड था कि अस्टर्ड लाइफ जिएंगे, सब एकदम सादा जीवन जिएंगे, वो अब क्या करने लगे, वो सेटल्ड हो गए, अपने लेविस मोनेस्ट्रीज में हो गए और एकदम लेविस लाइफ, एकदम आसान राजा वाला जीवन जो है वो जीने लगे। दूसरा है कि एंट्री ऑफ वुमेन एंड मोनेस्टिक डिसिप्लिन की एंट्री ऑफ वुमेन जब हुआ शुरुआत में, तो शुरुआत में बड़ा सही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वुमेन के एंट्री की वजह से जो मोनेस्टिक डिसिप्लिन थी वो मेंटेन नहीं हो पाई, मेंटेन नहीं हो पाई। इट लेड टू इशू रिलेटेड टू मोनेस्टिक डिसिप्लिन। देयर वर रिपोर्ट मॉन्क इंगेजिंग हो गया इम्प्रॉपर रिलेशनशिप में, किसमें, इम्प्रॉपर रिलेशनशिप में क्या हो जाते हैं, वो अटैच हो जाते हैं, जिसके वजह से वुमेन को समझा जाता था, वहां पे भी ऑब्जेक्टिफिकेशन किया गया वुमेन्स का, जिसके वजह से जो है फॉलोअर जो थे वो कम हो गए और क्रेडिबिलिटी एक तरीके से बुद्धिज्म के ऊपर कम हो गई। दूसरा है लिंग्विस्टिक शिफ्ट। लिंग्विस्टिक शिफ्ट मतलब कि जो लैंग्वेज में शिफ्ट हो गया, कि पहले लोग पाली और प्राकृत लोकल लैंग्वेज यूज करते थे लेमैन की, बाद में शिफ्ट किस पे हो गया, संस्कृत भाषा पे शिफ्ट हो गया। अब जब ये संस्कृत भाषा पे शिफ्ट हो जाएंगे तो वापस से लोग जो है इनसे मूव ऑन करना शुरू, क्योंकि भैया ब्राह्मणिकल तो संस्कृत यूज ही कर रहे हैं ना। और इसका एग्जाम्पल क्या है, अश्वघोष की बुद्धा चरित्र देखिए। अश्वघोष की किताब है जिसका नाम है बुद्धा चरित्र, और ये किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी थे। एक्सटर्नल फैक्टर में परसिक्यूशन हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, हिंदू जो मोनार्क थे, हिंदू राजा थे, उनके द्वारा इनको डिस्ट्रक्ट किया गया, परसिक्यूट किया गया। जैसे कि एक एग्जांपल हमें मिलता है पुष्यमित्रा सुंग वाला। ठीक है। जो क्या कर सकते हैं, बुद्धिस्ट को परसिक्यूट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं बुद्धिस्ट स्तूपास को। ठीक है। इसकी वजह से भी हमें देखने को मिलता है। साथ में और एग्जाम्पल की बात करें तो शशांक हमें देखने को मिलते हैं बंगाल के, ये भी बुद्धिज्म के प्रति बड़े विरोधी थे। ठीक है। बोधि ट्री को ये नष्ट कर देते हैं, पूरी तरीके से जला देते हैं, खत्म कर देते हैं। फिर मुस्लिम रूलर आया। मुस्लिम रूलर में बख्तियार खलजी का एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ये पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी जो उस समय में क्या थी, बुद्धिज्म का पूरा गढ़ हुआ करती थी, पूरा बुद्धिज्म फिलोसफी कॉन्सेप्ट टीचिंग वहीं से निकलता था, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है बख्तियार खिलजी। फिर धीरे धीरे इनका कंपटीशन था किसके, हिंदुइज्म और जैनिज्म के साथ भी, क्योंकि जैनिज्म भी सेम यही कॉन्सेप्ट पे था जो बुद्धिज्म थे, और हिंदुइज्म में रिवाइवल हो गया था, चेंजेस हो गए थे, और हमने क्या जोड़ दिया, बुद्ध को हिंदू के कॉन्सेप्ट से जोड़ दिया गया, तो हिंदुइज्म भी क्या था, डेवलपमेंट रिवाइवल होने लगा, ट्रांसफॉर्म होने लगा, जिसकी वजह से लोग वापस से हिंदुइज्म की तरफ आ गए। कुछ सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल डायनामिक भी हमें देखने को मिलता है कि सबसे बड़ा बात, इसको एक सोशल रिवॉल्यूशन भी हम लोग मान सकते हैं। बुद्धिज्म को हमें सिर्फ रिलीजन से नहीं जोड़ना है, सोसाइटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि अभी तक क्या हो रहा था, जो समाज में जो थे, वो जो उनको बाहर किया जा रहा था उनको एंट्री दी गई, जो लोकल लोग थे या फिर बोल सकते हैं जो नीचे तबके के जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो वुमेन थे, इनको भी इन्होंने मौका दिया। तो इंटीग्रेशन इनटू लोकल ट्रेडिशन, अब क्या किया जाएगा कि लोकल ट्रेडिशन के साथ बुद्ध को इंटीग्रेट कर दिया जाए। कैसे, ये कहा जाएगा कि बुद्धा कम टू बी रिवर्स एन अवतार ऑफ विष्णु इन सर्टेन हिंदू टेक्स्ट, कि कुछ हिंदू टेक्स्ट में ये कहा जाएगा कि बुद्ध और कोई नहीं है, विष्णु के ही क्या है, अवतार है। तो बुद्धिज्म को हिंदुइज्म से मिलाने की कोशिश की जाएगी। साथ में डिक्लाइन ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, अभी तक इनको जो रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था, जो राजा का सपोर्ट मिलता था, जो पैसा मिलता था, वो खत्म हो गया। बुद्धिज्म इंजॉय सब्सटेंशियल रॉयल पैट्रोनेज इनको मिल रहा था। दिस राइज ऑफ हिंदू रूलर, जैसे जैसे हिंदू रूलर आते हैं वो फेब्रिकिज्म होते हैं ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की तरफ, तो बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन को पैसा ऐसा मिलना खत्म हो जाता है। फिर इकोनॉमिक शिफ्ट भी हो जाता है कि ट्रेड रूट एंड शिफ्ट इकोनॉमिक सेंटर कंट्रीब्यूट रिडक्शन इन द वेल्थ एंड। अब भैया ये बताओ, शुरुआत में वो लोग सपोर्ट कर रहे थे बुद्धिज्म को, अब बुद्धिज्म अगर बात करने लगे कि जीवन में कुछ अपनाओ नहीं, सब कुछ छोड़ो, तो भैया हम जो कपड़ा बना रहे हैं, हम जो वस्तु बना रहे हैं, हम जो उपभोग करने की चीज बना रहे हैं, वो बिकेगा नहीं, बिकेगा ना। तो इसीलिए वापस बाद में क्या हुआ, लोगों ने अपना सपोर्ट जो है बुद्धिज्म से हटा लिया। सोशल मोबिलिटी एंड कास्ट डिविजन, रिजिड कास्ट सिस्टम ऑफ हिंदू सोसाइटी प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल सोशल ऑर्डर दैट बुद्धिज्म विद मोर एगेलिटेरियन अप्रोच डिड नॉट फुल्ली एड्रेस, नहीं किया गया। The flexibility of the caste system absorbing different social group weaken the appeal of the Buddhism more radical social
आइडियल्स, ठीक है। फिर स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म के कुछ स्कॉलर हैं जो जरूरी हैं, यही हमारा आखिरी टॉपिक होने वाला है स्कॉलर ऑफ बुद्धिज्म का। अच्छा, इसके बाद एक चीज बता दूं कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। चलिए, अच्छा इसको देख लेते हैं तब बताते हैं। स्कॉलर की बात करें तो अश्वघोष थे, ऑथर है बुद्धा चरित्र के, ठीक है। संस्कृत में इन्होंने लिखी है बुद्धा चरित्र को। अश्वघोष याद रखना है। कनिष्क के क्या है, कंटेम्परेरी, तो पूछ लेता अश्वघोष बुद्धा चरित्र कनिष्क के कंटेम्परेरी हैं। साथ में नागार्जुना बहुत फेमस है, फाउंडर माने जाते हैं मध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म। मध्यमिका स्कूल ये फॉलो करता है कि भैया ना हमें यहाँ रहना है ना हमें यहाँ, मध्यम चीजों को फॉलो करना है। तो मध्यमिका स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म के कौन रहते हैं, नाग अर्जुना रहते हैं। इनके अलावा बात करें तो असंग एंड वासु बंधु हैं, दो ब्रदर रहते हैं असंग एंड वासु बंधु, पंजाब वाले रीजन में रहते हैं। असंग मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर हैं योगा योगचरा और विजयनवाद स्कूल के। तो योगचरा के अगर पूछ ले भैया कि योगचरा के कौन है, ये सब क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये सब अनटच्ड है अभी भी। तो योगचरा के कौन है, तो याद रखना है असंग है। कौन है, असंग है, ये बात याद रखिएगा, योगचरा के असंग है, ठीक है। मैत्रेयनाथ, ठीक है। वासुबंधु ग्रेटेस्ट वर्क इनका रहा है कौन सा, मैत्रेयनाथ रहा। क्या है, मैत्रेयनाथ रहा कि आने वाले समय बुद्ध जो आएंगे वो मैत्रेय बन के आएंगे, उसकी वो बात कर रहे हैं। फिर अभिधम्म कोश कंसीडर इम्पोर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया बुद्धिज्म का। बुद्धा गोस लिव इन 15th सेंचुरी में, वो पाली स्कॉलर रहे हैं बहुत बड़े। इनका बेस्ट नोन वर्क क्या है, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन की ये बात करते हैं बुद्धा घोष, ठीक है। फिर दिनांग आएंगे, फाउंडर है बुद्धिस्ट लॉजिक के, धर्म कृति आएंगे, ये लोग आएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात पीडीएफ की, पीडीएफ जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको मिल जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। एक और बात कि एंशियंट हिस्ट्री की सीरीज है, ठीक है, इसको जाके पूरा देखिए। मैंने महाजनपद भी बहुत अच्छे से कराया है, आईवीसी भी बहुत अच्छे से कराया है। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, बहुत ही रिक्वेस्ट क्या है सर, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि एक कमेंट अगर अच्छा लगा हो, इतना मेहनत किया हूँ, कंटेंट इतना बढ़िया, सब चीज बढ़िया, तो एक कमेंट जो है वो जरूर कर दिया करिए। एक एक कमेंट जो है वो मुझे मोटिवेट करता है। और इसके क्वेश्चन, सर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप इसका नहीं कराए, हर का करा रहे हैं। देखिए ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई थी। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे जैनिज्म, तो जैनिज्म के साथ साथ मैं बुद्धिज्म और जैनिज्म के भी अच्छे खासे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा, तब आपका सब चीज क्लियर हो जाएंगे कि जितना हम लोग पढ़े उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।